हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। तो आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हैं फाइनेंशियल मार्केट से ही। कल हमने फाइनेंशियल मार्केट में क्या क्या कवर करा था, आइए पहले उसे रिवाइज कर लेते हैं ब्रीफली, फिर हम फाइनेंशियल मार्केट पार्ट 2 के साथ स्टार्ट करेंगे। तो कल हमने इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट देखा था कि फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है। क्या होता है? इट इज अ प्लेस वेयर फाइनेंशियल एसेट्स आर ट्रेडेड, ठीक है, जहां फाइनेंशियल एसेट्स की ट्रांजैक्शन होती है, तो वो फाइनेंशियल मार्केट होता है। ठीक है, नाउ फाइनेंशियल मार्केट कुड बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, वो भी हमने देख लिया था। मनी मार्केट इज दैट फाइनेंशियल मार्केट वेयर फंड्स आर एक्सचेंज फॉर लेस देन 1 ईयर एंड कैपिटल मार्केट वेयर फंड्स आर एक्सचेंज फॉर मोर देन 1 ईयर। ठीक है, फिर हमने फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट देख लिया था। फिर हमने मनी मार्केट के भी दो टाइप्स देख लिए थे, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। दो हमारी डिस्कशन वाज मोस्टली फोकस्ड ऑन ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। नाउ ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कौन सी मार्केट्स हैं या सेगमेंट्स हैं। एक तो कॉल मनी मार्केट है, ट्रेजरी बिल्स की मार्केट है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स की मार्केट है, कमर्शियल पेपर है, रेपो ऑक्शंस है और मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करी थी। एक एक करके हमने इन चीजों को देख लिया था। ट्रेजरी बिल्स डिस्काउंट पे मिलते हैं। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? ऑल दीज ट्रेजरी बिल्स और कमर्शियल पेपर्स आर सोल्ड एट अ डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का भी आपको पता चल गया, प्लस आपको यह भी पता चल गया कि प्राइस ऑफ अ बॉन्ड इज इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स यील्ड, है ना। और हमने लिक्विडिटी कंडीशंस और यील्ड के बारे में भी रिलेशन देख लिया था, राइट। वो याद रखना, वो चीज वो इंपॉर्टेंट है। खैर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हमने देख लिया। कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स इशू करता है गवर्नमेंट, कमर्शियल पेपर इशू करती हैं प्राइवेट एंटिटीज, हैं ये बिल्कुल सेम ही। ठीक है, नाउ फिर हमने मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स देखा था और मनी मार्केट म्यूचुअल फंड समझने के लिए हमने म्यूचुअल फंड की मार्केट को समझा था, राइट। फिर हम रेपो मार्केट पे गए थे, रेपो ऑक्शंस हम पहले कर चुके हैं इसलिए हमने उसे डिटेल में नहीं करा। और फिर हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मनी मार्केट, की प्लेयर्स इन मनी मार्केट और डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया करा था। और डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया के हमने फंक्शंस करे थे कि ये सेकेंडरी मार्केट बनाता है, इसे प्राइमरी डीलर कहते हैं, डिस्काउंटिंग एंड रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, ट्रेजरी बिल्स या कमर्शियल पेपर करता है, अंडरराइटिंग के ऑपरेशंस हैं इसके, वगैरह वगैरह, राइट। ये कर लिया था हमने। फिर हम कैपिटल मार्केट में आए थे और कैपिटल मार्केट की हमने बस इंट्रोडक्शन करी थी, राइट। हमने देखा था मोर देन 1 ईयर का होगा आपका कैपिटल मार्केट का। कैपिटल मार्केट को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। हाँ, एक और चीज हमने देखी थी, इट कॉजेज या इट क्रिएट्स अ सिचुएशन ऑफ फाइनेंशियल डिसइंटरमीडिएशन, राइट, क्योंकि कंपनीज कैन डायरेक्टली रेज मनी फ्रॉम पीपल, राइट। फिर हमने देखा था कैपिटल मार्केट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, गवर्नमेंट वाला और इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज। और 2 पार्ट्स हैं कैपिटल मार्केट के, प्राइमरी, सेकेंडरी। और 2 पार्ट्स हैं कैपिटल मार्केट के, डेट मार्केट और इक्विटी। इक्विटी मार्केट कौन सी होगी आपकी? शेयर्स की मार्केट, जब आप अपनी कंपनी में ओनरशिप देते हो, शेयर्स देते हो, स्टॉक देते हो, राइट। तो स्टॉक, शेयर्स, इक्विटी ऑलमोस्ट हम इंटरचेंजेबली यूज करेंगे। क्लियर? यहां तक हमने करा था पूरा का पूरा कल का लेक्चर। अब आज का लेक्चर जो हम स्टार्ट करेंगे वो कैपिटल मार्केट को थोड़ा डिटेल में करेंगे कि कैपिटल मार्केट को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, राइट। सो सर्टेन इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट यू नीड टू बी फेमिलियर विद। ठीक है, सबसे पहला टर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफर। नाउ इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या है, ध्यान से सुनना। देखो, मेरी एक कंपनी है और मेरी कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है और मेरी कंपनी बहुत बड़ी भी बन जाती है। अब मुझे लगता है कि मेरे को ना और पैसा रेज करना है ताकि मैं और फर्दर एक्सपैंड कर सकूं। ना मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं डेट रेज कर लूं, मुझे आफ्टर ऑल पैसा चाहिए ना, तो मुझे अगर पैसा चाहिए तो मुझे पैसा रेज करना है कहीं से ना। या तो मैं डेट रेज कर सकता हूं, और डेट भी मैं 2 जगहों से रेज कर सकता हूं, या तो मैं बैंक से सीधा लोन ले सकता हूं, राइट, या मैं क्या कर सकता हूं, डायरेक्टली मैं कमर्शियल पेपर इशू कर सकता हूं, पर कमर्शियल पेपर मुझे पैसा देगा शॉर्ट टर्म के लिए। पर मुझे अगर लॉन्ग टर्म के लिए डेट चाहिए तो मैं बॉन्ड इशू कर दूंगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड, 5 ईयर कॉर्पोरेट बॉन्ड, 3 ईयर कॉर्पोरेट बॉन्ड, ये मैं कर सकता हूं। पर अगर मुझे डेट नहीं बढ़ाना है अपने ऊपर, मुझे पैसा चाहिए पर मैं अपने ऊपर डेट की लायबिलिटीज नहीं लेना चाहता, तो मैं अपनी कंपनी की कुछ ओनरशिप बेच दूंगा। मेरे कंपनी में 20% ओनरशिप में मार्केट में उतार दूंगा, राइट।
उस केस में मैं इक्विटी से पैसा रेज करने की कोशिश करूंगा। मैं मार्केट में अपनी 50% कंपनी के शेयर्स उतार दूंगा और लोगों को कह दूंगा शेयर्स खरीद लो। लोग शेयर्स खरीद लेंगे, उससे मेरे पास पैसा आएगा, उस पैसे से मैं एक्सपैंड कर सकता हूं। और उसका एक और फायदा क्या है? फायदा यह है कि मेरे पे डेट लायबिलिटी भी नहीं बढ़ रही। डेट लायबिलिटी प्रॉब्लम है ना, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ता है उससे, इससे इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा। मैंने पार्ट ओनरशिप दे दी और पैसा भी रेज कर लिया। क्लियर? नाउ इक्विटी के थ्रू अगर मुझे पैसा रेज करना है तो मेरे सामने कुछ ऑप्शंस हैं। मैं मार्केट में ना अपने शेयर्स उतार लूंगा, पर ऐसे ही नहीं मैं मार्केट में शेयर्स उतार सकता। मेरे को पता क्या करना पड़ेगा? पहले किसी स्टॉक एक्सचेंज पे मुझे रजिस्टर करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, इक्विटी से पैसा रेज करने के लिए मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे अपने आप को लिस्ट कर देता हूं। ठीक है? जैसे ही मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे अपने आप को लिस्ट कर दूंगा ना, तो मेरी कंपनी बन जाएगी पब्लिक लिस्टेड कंपनी, जो लिस्टेड है पब्लिक मार्केट में। मेरी कंपनी एकदम से पब्लिक लिस्टेड बन जाएगी। अब मैंने जैसे ही अपने आप को रजिस्टर कर लिया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर कर लिया और अपने आप को पब्लिक लिस्टेड भी कर लिया। नाउ पब्लिक लिस्टेड अपने आप को दिखाने के लिए मुझे मार्केट में शेयर्स उतारने पड़ेंगे। तो मैं मार्केट में ना अपने कुछ 1000 शेयर्स उतार देता हूं। लेट्स सपोज मैं रेज करना चाहता हूं 10,000 रुपीज लोगों से, तो मैं मार्केट में ना अपने 1000 शेयर्स उतार दूंगा और हर शेयर का प्राइस होगा 10 रुपीज। ठीक है? मार्केट में मैंने शेयर्स उतार दिया और हर शेयर का प्राइस है मेरा 10 रुपीज। इससे मैं एम क्या कर रहा हूं कि 1000 के 1000 शेयर्स बिकेंगे और उससे मैं रेज कर लूंगा 10,000 रुपीज। नाउ जब मैं अपने आप को पब्लिक लिस्टेड करके ये 1000 शेयर्स मार्केट में उतार रहा हूं, तब मैं निकाल रहा हूं इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये जो 1000 शेयर्स में निकाल रहा हूं ना, लोग कहेंगे कि मैंने अपना आईपीओ रिलीज कर दिया, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अभी इनिशियली आई एम ऑफरिंग पब्लिक 1000 शेयर्स वर्थ ₹10। ठीक है? इससे आई एम एमिंग टू रेज 10,000 रुपीज। तो आईपीओ क्या होगा? जब कंपनी पहली बार अपने शेयर्स करती है, मार्केट में उतारती है किसी स्टॉक एक्सचेंज में, और उसके लिए उसे लिस्टेड होना पड़ता है। तो जब कोई कंपनी अपना आईपीओ निकालती है ना, तब वो पब्लिकली लिस्टेड हो जाती है, वो पब्लिक लिस्टेड कंपनी हो जाती है। क्लियर? तो आईपीओ क्या होगा? अगेन कैपिटल मार्केट में इक्विटी से पैसा रेज करना वुड बी कैपिटल मार्केट, और दैट वुड बी थ्रू रिलीजिंग ऑफ आईपीओ। अब ये मुझे बताओ कि आईपीओ प्राइमरी मार्केट का पार्ट है या सेकेंडरी मार्केट का? वेल, वेरी सिंपली, आईपीओ इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी मार्केट। क्यों? क्योंकि मैं डायरेक्टली अपने शेयर्स बेच रहा हूं ना, राइट? ये जो 1000 शेयर्स मैंने उतारे हैं, मुझसे लोग डायरेक्टली खरीद रहे हैं। ठीक है? तो ये प्राइमरी मार्केट का पार्ट हुआ। हां, कल को पता क्या होगा? मेरे ना, जैसे मेरे कंपनी के शेयर्स, किसी ने मेरे कंपनी के 10 शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो उसके पास 100 रुपए के शेयर्स है मेरे कंपनी के। क्लियर? तो मेरे कंपनी के किसी ने 10 शेयर्स खरीदे हुए हैं। अब होता क्या है, फ्यूचर में मेरी कंपनी ना अच्छा परफॉर्म करने लग जाती है, मेरी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करने लग जाती है, तो मेरे शेयर्स की ना डिमांड बढ़ जाएगी। राइट? जैसे ही मेरे शेयर्स की डिमांड बढ़ जाएगी ना, किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो जैसे ही मेरे शेयर्स की डिमांड बढ़ने लग जाएगी, मेरे शेयर्स का प्राइस भी मार्केट में बढ़ने लग जाएगा। 10 से 15 हो जाएगा, 15 से 20 हो जाएगा ना। जिस इंसान ने मेरे कंपनी से 10 शेयर्स खरीदे हुए हैं 10 रुपए के, उसे दिख रहा है कि अगर आज मैं ये 10 शेयर्स बेच दूं तो मुझे 20 रुपीज पर शेयर मिलेगा। तो वो 10 शेयर बेच देता है आगे किसी को और 20 रुपीज पे बेच देता है। खरीदे उसने 10 रुपीज पे थे, पर बेचता वो आगे 20 रुपीज पे है। पर वो आगे कहां बेचेगा? वो सेकेंडरी मार्केट में बेचेगा। जब आप कंपनी से शेयर्स खरीदते हो तो आप प्राइमरी मार्केट में खरीद रहे हो। जब वो शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है और आप आगे बेचते हो तो आप सेकेंडरी मार्केट में बेच रहे हो। राइट? तो आईपीओ वुड बी एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मार्केट। मेक सेंस? ठीक है? अब दूसरे प्राइमरी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में आ जाते हैं, विच इज कॉल्ड फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। क्लियर? अब देखते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर क्या है। मान लो 1000 शेयर्स डाल के मैंने 10,000 रुपीज तो ले लिए, और ये जो 1000 शेयर्स हैं अब सेकेंडरी मार्केट में बिकते जा रहे हैं। कभी हाई प्राइस पे बिक रहे हैं, कभी लो प्राइस पे बिक रहे हैं। बाय द वे, जिस प्राइस पे मैंने इनिशियली अपने शेयर्स बेचे थे ना, ये 10 रुपए के, इसे मैं कहता हूं शेयर की फेस वैल्यू। और ये शेयर खरीदने के बाद 1 साल बाद मान लो इस शेयर की वैल्यू हो जाती है 20 रुपए, तो कोई इंसान इसे 20 रुपीज पे बेच देता है। वो 20 रुपीज होगी उस शेयर की मार्केट वैल्यू।
जब इनिशियली कंपनी अपने शेयर्स बेचती है वो फेस वैल्यू पे बेचती है, आगे जाके प्राइस डिमांड सप्लाई के हिसाब से शेयर्स का चेंज हो सकता है और लोग खरीद बेच सकते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, पर वो खरीदेंगे बेचेंगे मार्केट वैल्यू पे। तभी लोग कहते हैं ना आप किसी शेयर में इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि आप आज शेयर्स में इन्वेस्ट करोगे, आपके पास शेयर्स आ जाएंगे, कल को स्टॉक मार्केट बढ़ जाती है, आपके शेयर्स ही महंगे हो जाएंगे, आप महंगे शेयर्स बेच देना और पैसा कमा लेना, राइट? कैपिटल गेन एक तरह से ले लोगे आप, तो मार्केट वैल्यू पे बेचते हो। खैर, मैंने 1000 शेयर्स उतारे थे और उससे 10,000 रेज कर लिए थे। अब मेरी कंपनी पब्लिकली लिस्टेड है, 5 साल बाद ना मैं सोचता हूं कि मैं ना और शेयर्स मार्केट में अपने उतारूं और ओनरशिप अपनी डाइल्यूट कर दूं और शेयर्स मार्केट में उतार के और पैसा रेज कर लूं, तो मैं 1000 और शेयर्स उतार दूंगा मार्केट में, ठीक है? बट अब मेरी कंपनी ऑलरेडी पब्लिकली लिस्टेड है ना, तो ये जो एक्स्ट्रा 1000 शेयर्स मैं उतार रहा हूं मार्केट में, इसे मैं इनिशियल पब्लिक ऑफर नहीं कहूंगा, इसे मैं कहूंगा फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। कि पब्लिक लिस्टेड होने के बाद जब दोबारा मैं अपने शेयर्स मार्केट में उतारा हूं तो उसे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कहेंगे, राइट? तो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी प्राइमरी मार्केट का पार्ट है क्योंकि कंपनी डायरेक्टली बेच रही है, बट ये लिस्टेड होने के बाद आ रहा है। मेक सेंस? ठीक है, तो ये हो गया आपका इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये हो गया आपका फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ठीक है? आगे चलने से पहले मैं एक चीज डिस्कस करना चाहता हूं आपसे, वो क्या है कि किसी भी कंपनी को अगर पैसा रेज करना है, पैसा उठाना है, तो उसे डेट की तरफ जाना चाहिए या इक्विटी की तरफ जाना चाहिए? ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन होता है। पैसा आपने रेज करना है तो आप डेट से पैसा रेज करना चाहिए आपको या इक्विटी से करना चाहिए? कोई भी परफेक्ट आंसर नहीं है, सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करती है बात। अगर आप किसी को अपनी ओनरशिप एक्स्ट्रा नहीं देना चाहते, अपनी कंपनी की ओनरशिप नहीं देना चाहते, तो आप डेट रेज कर लेते हो कि मेरे को किसी को ओनरशिप नहीं देनी, मैं लोन ही ले लेता हूं। बट अगर आप चाहते हो कि आपकी कंपनी पे डेट लायबिलिटीज ना बढ़े, इंटरेस्ट लायबिलिटीज ना बने, फिर भी आपको पैसा चाहिए, तो आप इक्विटी दे देते हो, ओनरशिप दे देते हो। तो ये आपके कंपनी के सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। अगर आपकी कंपनी फाइनेंशियली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है कि बहुत रेवेन्यू आ रहा है, तो कोशिश होती है कंपनी ओनर्स की कि डेट ही रेज कर लो, कि इतना पैसा आ रहा है डेट पे भी कर देंगे। बट अगर आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, फिर भी उसे पैसा चाहिए, तो अपने रेवेन्यूज को ध्यान में रखते हुए वो डेट नहीं लेना चाहेगा, उसके पास इक्विटी का ही ऑप्शन है। तो ये सर्कमस्टांस पे डिपेंड करता है कि आप इक्विटी का सहारा लोगे या डेट का सहारा लोगे। क्लियर? मेक सेंस? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, ब्लू चिप स्टॉक्स। ब्लू चिप स्टॉक्स, पहली बात, जब कोई अपने शेयर मार्केट में उतारती है ना कंपनी, तो वो अपने स्टॉक उतार रही है मार्केट में। नाउ ब्लू चिप स्टॉक्स किसे कहते हैं, ये कई बार आपने सुना होगा। शेयर्स ऑफ very large and well recognized companies with long history of sound financial performance, ठीक है, उन्हें ब्लू चिप स्टॉक्स कहते हैं। जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, जो बहुत सालों से चलती आ रही है और उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमसे हमेशा से अच्छी चली है। जैसे रिलायंस हो गया, बड़ी कंपनी है, रेनाउंड कंपनी है, बड़ी। टाटा हो गया, ठीक है, और बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके स्टॉक को, उनके शेयर्स को हम कहते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स। बड़ी कंपनीज के जो बड़ी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं, रेनाउंड पब्लिक लिस्टेड कंपनी या फाइनेंशियली वेल ऑफ पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं, उनके स्टॉक्स को हम ब्लू चिप स्टॉक्स कहेंगे। ब्लू चिप स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करना सेफ कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इनका जो शेयर की वैल्यू है ना, मार्केट वैल्यू, वो जल्दी नहीं गिरेगी, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस हमेशा से अच्छी रही है, राइट? These stocks are known to have capabilities to endure tough market conditions and give high returns in good market conditions, ठीक है? इसीलिए ब्लू चिप स्टॉक्स में पैसा भी ज्यादा आता है कि लोगों को लगता है कि अगर इकोनॉमी खराब भी होती है तो बहुत कंपनी डूब जाएंगी पर रिलायंस नहीं डूबेगा, राइट? इसीलिए रिलायंस में पैसा डाल के रखो, रिलायंस के शेयर्स में, ब्लू चिप स्टॉक है ये। और अगर रिलायंस ग्रो कर रहा है तो आपको पैसा भी मिलेगा। क्लियर? तो ये हो गया आपका ब्लू चिप स्टॉक्स, ठीक है? अब यहां तक तो हमने इक्विटी कर लिया। अब एक बारी कैपिटल मार्केट के डेट सेगमेंट में आ जाते हैं कि कैपिटल मार्केट डेट कैसे रेज करती है। उसके लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डिबेंचर्स आर, राइट? तो ध्यान से सुनना। देखो, हमने कमर्शियल पेपर करा था ना। कमर्शियल पेपर क्या था कि अगर किसी कॉर्पोरेट को शॉर्ट टर्म के लिए, 1 साल से कम पीरियड के लिए पैसा रेज करना है, तो वो एक बॉन्ड इशू कर देगा या कमर्शियल पेपर इशू कर देगा, ठीक है ना? उस पे लिखा होगा कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा आप रेज करना चाह रहे हो, टाइम लिखा होगा,
ठीक है, और डिस्काउंट लिखा होगा, राइट, ये चीजें लिखी होती हैं, और ये बॉन्ड या कमर्शियल पेपर वो बेच देता है। क्लियर? बट अगर किसी कॉर्पोरेट को 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए पैसा रेज करना है तो वो कमर्शियल पेपर नहीं इशू करता, पर कमर्शियल पेपर जैसी ही चीज इशू कर देता है, वो भी एक पीस ऑफ पेपर ही इशू करेगा, और उस पीस ऑफ पेपर का जो टाइम पीरियड होगा वो ग्रेटर देन 1 ईयर होगा। ठीक है, नाउ अगर किसी कॉर्पोरेट को पैसा रेज करना है फॉर 5 इयर्स तो वो 5 ईयर कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू कर देगा। तो जब 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए आपको ये पीस ऑफ पेपर इशू करना पड़ता है तो आप उसे कहते हो कॉर्पोरेट बॉन्ड। जैसे गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा रेज करना है तो वो ट्रेजरी बिल इशू करती है, पर गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए अगर पैसा रेज करना है तो वो गवर्नमेंट बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती हैं। ठीक है, वैसे ट्रेजरी बिल भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है पर लॉन्ग टर्म नहीं है, राइट? तो इसीलिए अगर लॉन्ग टर्म के लिए रिलायंस को पैसा रेज करना है तो वो एक कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू कर देगा। ठीक है ना, कॉर्पोरेट बॉन्ड डेट इंस्ट्रूमेंट है, किसी को पैसा रेज करना है, किंगफिशर को मान लो पैसा रेज करना है तो वो कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू करेगा और अपने जहाज वगैरह खरीद लेगा किंगफिशर एयरलाइंस चलाने के लिए। क्लियर? तो ये हो गया आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड। ठीक है, बट डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं ना कंपनीज के लिए कि उन्हें डेट रेज करना है, उन्हें ना आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो कि जो कंपनीज है ना उन्हें अगर पैसा रेज करना है बिना अपनी ओनरशिप डाइल्यूट करे, बिना इक्विटी स्टेक स्टॉक डाइल्यूट करे, तो वो डेट का सहारा ले सकती हैं। और 3 तरीके से वो पैसा डेट ले सकती हैं। एक तो बैंक्स या एनबीएफसी से लोन ले लिया, ठीक है, डायरेक्टली लोन ले लिया, या आपने ये कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू कर दिया, या आपने डिबेंचर इशू कर दिया। नाउ डिबेंचर क्या होता है? वेल, डिबेंचर और बॉन्ड में कोई खास फर्क नहीं है। डिबेंचर और बॉन्ड्स इक्विवेलेंट है, सेम है एक तरह से, बस 2 सटल से डिफरेंसेस है, बहुत सटल। डिबेंचर भी कोई कंपनी इशू करती है, ऐसी इशू करती है, एक पीस ऑफ पेपर इशू करती है, उस पर लिखा होता है फेस वैल्यू, कितना पैसा उन्हें चाहिए, कितने टाइम पीरियड के लिए चाहिए और कितनी यील्ड दे रहे हैं वो, राइट? तो डिबेंचर और बॉन्ड में खास फर्क नहीं है, बस एक फर्क है, ध्यान से सुनना। जो बॉन्ड होगा ना, कॉर्पोरेट बॉन्ड जो 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए चाहिए, दिस कॉर्पोरेट बॉन्ड या दिस पर्टिकुलर डेट विल बी बैक्ड बाय अ कोलैटरल। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक एग्जांपल ही दे देता हूं। मान लो किंगफिशर एयरलाइंस जब चल रही थी तो उन्हें ना पैसा चाहिए था, डेट रेज करना था। बैंक से वो बहुत ज्यादा पैसा रेज कर चुके थे, अब बैंक से और ज्यादा नहीं लेना चाहते थे, पर उन्हें डेट और रेज करना था। तो वो पता क्या करेंगे, वो एक कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू कर देंगे। जो भी इंसान वो कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदेगा वो किंगफिशर को पैसा दे रहा है इंटरेस्ट पे, ठीक है? बट कल को अगर किंगफिशर डिफॉल्ट कर जाता है, किंगफिशर पैसा नहीं पे कर पाता उस इंसान को जिसने उसका कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदा हुआ था, तो उस इंसान जिसने किंगफिशर को पैसा दिया था उसके पास एक चीज है उसे बचाने के लिए। किंगफिशर ने जो इस कॉर्पोरेट बॉन्ड से जहाज खरीदे थे ना, जो उसने एयरक्राफ्ट्स खरीदे थे, वो किंगफिशर ने कॉर्पोरेट बॉन्ड को बैक करने के लिए कोलैटरल रखा हुआ था। मतलब अगर किंगफिशर अपने कॉर्पोरेट बॉन्ड पे डिफॉल्ट कर जाता है तो जिस इंसान को वो डिफॉल्ट करता है उस इंसान को मिल जाएंगे कोलैटरल, उस इंसान को वो जहाज मिल जाएंगे। मैंने मान लो विजय माल्या को कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीद के लोन दिया था, विजय माल्या भाग गए तो विजय माल्या ने उस बॉन्ड से जो एयरक्राफ्ट खरीदे हुए थे अब वो मेरे कंट्रोल में आ जाएंगे, ठीक है? मेरे पास ये कोलैटरल रखा हुआ था। So, corporate bonds are secured by some physical asset या collateral, ठीक है? But debentures की खास बात पता है क्या है? Debentures are not secured by anything. अगर किंगफिशर ने कॉर्पोरेट बॉन्ड की जगह डिबेंचर इशू करा होता तो डिबेंचर के केस में पता है क्या होता? मैंने डिबेंचर के खरीद के किंगफिशर को पैसे दे दिए, कल को किंगफिशर डिफॉल्ट कर जाता है, मैं गया, मेरे पास कुछ नहीं है, कोई कोलैटरल नहीं है। सो डिबेंचर्स आर नॉट बैक्ड बाय अ कोलैटरल और डिबेंचर्स आर नॉट सिक्योर्ड बाय अ फिजिकल एसेट। हेंस
कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को तो आप सिक्योर्ड कह देते हो, बट डिबेंचर्स को आप सिक्योर्ड नहीं कहते। अगेन, डिबेंचर्स खरीदते हो उस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बेसिस पे। अगर वो कंपनी रिनाउंड है और अच्छा परफॉर्म कर रही है तो आप डिबेंचर खरीद लेते हो। क्लियर? आप कॉर्पोरेट बॉन्ड भी खरीद सकते हो, बट डिबेंचर जनरली उसी कंपनी के बिकते हैं जो फाइनेंशियली रिनाउंड है, कि ये डिफॉल्ट नहीं करेंगे कभी। खैर, अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और डिबेंचर बिल्कुल सेम है, बस एक फर्क है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आर सिक्योर्ड बाय अ फिजिकल एसेट, डिबेंचर्स आर अनसिक्योर्ड, दे आर नॉट सिक्योर्ड बाय एनी फिजिकल एसेट। क्लियर? मेक सेंस? ठीक है। अच्छा, एक और चीज, डिबेंचर और कॉर्पोरेट बॉन्ड में फर्क देखो। ये हमने बात करी थी पहले भी जब हम बैंकिंग सेक्टर कर रहे थे और इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे थे, कि जो लोन सिक्योर होता है ना उस पे इंटरेस्ट रेट कम होता है, और जो अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं ना, जिसकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब है, बैंक ने किसी ऐसे इंसान को लोन दिया हुआ है जिसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस खराब है, तो बैंक उससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। राइट? क्रेडिट हिस्ट्री के बेसिस पे ही हमने देखा था कि इंटरेस्ट रेट कैसे होते हैं। नाउ बिकॉज कॉर्पोरेट बॉन्ड्स सिक्योर्ड है ना बाय कोलैटरल, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स थोड़े ज्यादा सिक्योर होंगे, इसीलिए कॉर्पोरेट बॉन्ड पे इस कॉर्पोरेट एंटिटी को इंटरेस्ट रेट कम देना पड़ेगा। Whereas debentures are not secured by anything, तो डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना पड़ेगा। तो बस यही दो फर्क है। एक, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आर सिक्योर्ड बाय अ फिजिकल एसेट एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इंटरेस्ट रेट इज कंपैरेटिवली लोअर। डिबेंचर्स आर नॉट सिक्योर्ड बाय एनीथिंग, तो दैट इज व्हाई देयर इंटरेस्ट रेट इज कंपैरेटिवली हायर। क्लियर? तो बस कॉर्पोरेट बॉन्ड और डिबेंचर भी ऐसी पीस ऑफ पेपर होता है, कोई फर्क नहीं है, बस ये दो फर्क है, तो ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है? अच्छा, एक और चीज, जो आपके डिबेंचर्स होते हैं ना उनकी भी एक सब टाइप होती है। एक तो नॉर्मल डिबेंचर्स होते हैं, जैसे मैंने दिखा दिया, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए जैसे। कुछ डिबेंचर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। कुछ डिबेंचर्स कन्वर्टेबल होते हैं। अब कन्वर्टेबल का मतलब, मान लो मैंने 10 साल का 10 इयर्स के पीरियड का एक डिबेंचर खरीद लिया। ठीक है? तो 10 ईयर के पीरियड का मैंने जब डिबेंचर खरीद लिया ना, तो 5 साल तक जिस कंपनी का डिबेंचर खरीदा वो मुझे इंटरेस्ट पे करता जाएगा। ठीक है? मुझे इंस्टॉलमेंट्स देता जाएगा 5 साल तक, और 5 साल के बाद वो मुझे पता है क्या ऑप्शन देगा? 5 साल के बाद वो मुझे ऑप्शन देगा, वो पहले ही डिबेंचर में लिखा होगा, 5 साल के बाद मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 10 साल तक इंटरेस्ट लेता रहूं, या फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स मैं उस कंपनी के शेयर्स ही ले लूं। मतलब कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में क्या होगा कि पार्ट पेमेंट तो आपकी इंटरेस्ट में होगी, आधी या 25% या 75% पार्ट पेमेंट आपकी इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल जितना भी अमाउंट है उसमें होगी। ठीक है? पर पार्ट पेमेंट कंपनी पता है क्या ऑफर कर रही है कि आधी पेमेंट हम आपको दे देते हैं हमारी कंपनी की ओनरशिप के फॉर्म में, शेयर्स के फॉर्म में। तो वो क्या करेंगे, लेट्स सपोज मेरे को ना डिबेंचर्स के थ्रू मैंने 2000 रुपए कमाने थे 10 इयर्स के पीरियड में। ठीक है? तो 5 साल तक तो मुझे 1000 रुपए आ गए। 5 साल के बाद मेरे को कंपनी बोलती है कि नेक्स्ट 1000 रुपए हम आपको पता कैसे देते हैं, हम आपको अपनी कंपनी के 1000 रुपए के शेयर्स दे देते हैं। ठीक है? रादर देन 1000 रुपीज हम आपको 1000 रुपए के शेयर्स दे देते हैं। तो जैसे ही वो कंपनी 1000 रुपए के शेयर्स देगी, मैंने जो इस कंपनी को डेट दिया हुआ था वो कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी में। राइट? मेक सेंस? तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो होते हैं जो डेट से इक्विटी में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जो कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है? कुछ डिबेंचर्स ऐसे होते हैं जो नॉन कन्वर्टेबल होते हैं, वो बिल्कुल कॉर्पोरेट बॉन्ड की तरह फंक्शन करेंगे। बट कुछ डिबेंचर्स ऐसे होते हैं जिन्हें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आप डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड हेंस दे आर कॉल्ड कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। बस इतना ही फर्क है। तो डिबेंचर्स आपको समझ आ गया और कन्वर्टेबल डिबेंचर भी समझ आ गया। अगर दोबारा कहीं टर्म आपको दिखता है तो नाउ यू नो। मेक सेंस? यही लिखा हुआ है यहां पे। डिबेंचर्स क्या है? A debenture is a type of debt instrument that is not secured by physical assets or collateral. ठीक है? ये हम देख चुके हैं। Debentures are backed only by the general credit worthiness and reputation of the issuer. किंगफिशर की रेपुटेशन अच्छी है, इसीलिए किंगफिशर डिबेंचर इशू कर पा रहा है, तो उसकी रेपुटेशन के बेसिस पे डिबेंचर इशू होगा। ठीक है? अच्छा, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या है?
It is a type of debt instrument that can convert itself into equity shares of the issuing corporation after a specific period of time. कुछ टाइम के बाद उस डिबेंचर में लिखा होगा कि इस टाइम पीरियड के बाद आप इसे इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो, हेंस द नेम कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. These types of bonds are the most attractive to investors because of the ability to convert. Investors को ये ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शन है कि वो इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं, ओनरशिप ले सकते हैं. एंड दे आर मोस्ट अट्रैक्टिव टू कंपनीज बिकॉज ऑफ द लो इंटरेस्ट रेट. ठीक है, कंपनीज को ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं पे करना पड़ता, उन पे डेट लाइबिलिटीज एक तरह से कम हो जाती है ना, है ना. अगर इक्विटी दे रहे हैं तो डेट लाइबिलिटीज कम हो जाएंगी थोड़ी, तो इसलिए कंपनीज के लिए भी अट्रैक्टिव है, इन्वेस्टर्स के लिए भी अट्रैक्टिव है क्योंकि उन्हें ओनरशिप भी मिल रही है साथ साथ. ठीक है, बट इसके नुकसान भी हैं, इसीलिए ये रामबाण इलाज नहीं है, सारे इन्वेस्टर्स कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में नहीं जाते. तो इसके फायदे अपने, नुकसान भी है, नुकसान पे हम नहीं जाते, हमें बस इसके बारे में पता होना चाहिए. यूपीएससी इससे ज्यादा जाएगा नहीं. क्लियर? तो अब आपको डिबेंचर्स पता है, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स पता है, सो थोड़ा बहुत आपको इक्विटी के बारे में पता है, थोड़ा बहुत आपको डेट के बारे में पता है, कैपिटल मार्केट में डेट या इक्विटी कैसे रेज किया जाता है. क्लियर? चलो अब और देख लेते हैं कुछ टाइप्स के बॉन्ड्स जो होते हैं. एक होते हैं आपके ग्रीन बॉन्ड्स. ठीक है, अब ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं? ये वो बॉन्ड होते हैं कि इन बॉन्ड से जो पैसा रेज किया जाएगा ना, वो ग्रीन प्रोजेक्ट्स की तरफ लगाया जाएगा. ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए, यानी कि क्लाइमेट चेंज के मिटिगेशन के लिए और क्लाइमेट चेंज होते हुए जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे पॉपुलेशन को अडेप्ट करने के लिए, यानी कि क्लाइमेट चेंज रोकने के लिए, मिटिगेशन एंड क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उससे अपनी पॉपुलेशन को अडेप्ट करने के लिए, अडेप्टेशन के लिए आपको चाहिए फाइनेंस, पैसा चाहिए. आपको ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा चाहिए, राइट? फाइनेंस तो चाहिए. अगर आप चाहते हो क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करना तो आपको रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करना पड़ेगा, बट रिन्यूएबल एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए फाइनेंस चाहिए, सोलर पार्क बनाने के लिए फाइनेंस चाहिए, राइट? तो आपको अडेप्टेशन के लिए, मिटिगेशन के लिए फाइनेंस चाहिए ना. फाइनेंस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. ठीक है, बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज फाइनेंस दे रही हैं, डेवलपिंग कंट्रीज को कई बार नहीं दे पा रही हैं. कंट्रीज के पास क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के लिए फाइनेंस की ही कमी हो रही है. तो इस फाइनेंस की कमी को पूरा करने के लिए एक आइडिया निकाला गया था, वो था ग्रीन बॉन्ड का. अगर किसी कॉर्पोरेट एंटिटी या किसी गवर्नमेंट को फाइनेंस चाहिए, डेट रेज करना है फॉर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो ग्रीन बॉन्ड इशू कर सकता है. अब ग्रीन बॉन्ड का क्या फर्क है? ये नॉर्मल बॉन्ड से पता है कैसे अलग है? बस इससे जो पैसा रेज किया जाएगा वो ग्रीन प्रोजेक्ट्स की तरफ लगाया जाएगा, राइट? बस और कोई फर्क नहीं है. ठीक है, सो अ ग्रीन बॉन्ड इज लाइक एनी अदर रेगुलर बॉन्ड बट विद वन की डिफरेंस. द मनी रेज बाय द इशूअर, जो बॉन्ड इशू कर रहा है, आर ईयरमार्क्ड टुवर्ड्स फाइनेंसिंग ग्रीन प्रोजेक्ट्स. ग्रीन प्रोजेक्ट्स का एग्जांपल assets or business activities that are environment friendly like renewable energy, clean transport, sustainable water management etc. तो green projects के लिए जो फाइनेंस चाहिए वो आप green bonds के थ्रू इशू कर सकते हो. ठीक है, मेक सेंस? अच्छा, एक और चीज जो यहां पे नहीं लिखी हुई, एक टाइप के और बॉन्ड्स होते हैं जो यहां पे नहीं लिखे हुए पर आपके नोट्स में आपको मिल जाएंगे, उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं. उनका नाम है मसाला बॉन्ड्स. मसाला बॉन्ड्स, ध्यान से सुनना इनको. ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इंडिया की कंपनीज को अगर पैसा रेज करना है इंडिया से तो वो बॉन्ड इशू कर देंगे, पर अगर उन्हें पैसा रेज करना है बाहर की कैपिटल मार्केट से, यानी कि यूके से, यूएसए से, तो वो ना बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं बाहर की कैपिटल की मार्केट में. ठीक है, यूके में इशू कर देंगे एक बॉन्ड, यूएसए में इशू कर देंगे ताकि यूएसए के इन्वेस्टर्स वो बॉन्ड खरीद के इंडिया को दे सके पैसा, राइट? अब जब आप बाहर की कैपिटल मार्केट में पैसा रेज करते हो ना, बाहर, इंडिया से बाहर, तो उन्हीं की करेंसी में रेज करोगे बॉन्ड. मेक सेंस? इंडिया में अगर आप बॉन्ड इशू कर रहे हो तो आप रुपीस में इशू करोगे, पर अगर बाहर की कैपिटल मार्केट्स में कर रहे हो, यूएसए में अगर बॉन्ड इशू कर रहे हो तो आप डॉलर में पैसा रेज कर रहे हो, राइट? तो वो बॉन्ड्स जो बाहर की कैपिटल मार्केट में इशू होते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स. ठीक है, डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स क्या होंगे? ये भी एक पीस ऑफ पेपर होगा
जिसपे लिखा होगा ये बॉन्ड की फेस वैल्यू क्या है। बस बॉन्ड की फेस वैल्यू होगी डॉलर्स में। मान लो $100 का बॉन्ड आपने इशू करा है और आपने बोला मुझे 5 ईयर के लिए चाहिए, और मैं 5 ईयर्स के बाद आपको $120 दे दूंगा, यानी कि 5 साल में मैं $120 दूंगा, यानी कि हर साल मैं इंटरेस्ट पे करूंगा $4 का, है ना। हर साल में इंटरेस्ट जो होगा मेरा वो $4 का बनता है 5 सालों में। $20 टोटल इंटरेस्ट है 5 सालों की, तो हर साल $4 का इंटरेस्ट हो रहा है, राइट। तो आप ना बाहर से अगर पैसा रेज करते हो तो आपको डॉलर में पैसा रेज करना पड़ता है। तो बाहर अगर आप कैपिटल मार्केट में बॉन्ड इशू कर रहे हो तो आप डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशू कर रहे हो। मेक सेंस। पर डॉलर डिनोमिनेटेड या डॉलर में पैसा रेज करने की ना एक नुकसान है, रिस्क है एक। वैसे तो आप बाहर से अगर पैसा रेज कर रहे हो, बाहर से डॉलर आ रहे हैं, तो आपका कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट का कैपिटल अकाउंट में सरप्लस होगा, है ना। अगर आप बाहर से डेट रेज करते हो तो कैपिटल अकाउंट में तो सरप्लस होगा। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है अभी। बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आती है, जो डेट आता है, जो लोन्स आते हैं, वो कैपिटल अकाउंट में जाते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में आपके डॉलर्स आ रहे हैं, आपका कैपिटल अकाउंट सरप्लस में होगा, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में होगा। अच्छी बात है, बाहर से पैसा रेज करना आपका फॉरेक्स बढ़ाएगा, वेरी गुड। पर बाहर से पैसा रेज करने में ना एक रिस्क है, उस रिस्क का नाम है एक्सचेंज रेट रिस्क। डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशू करने में एक रिस्क होता है जिसे हम कहते हैं एक्सचेंज रेट रिस्क। अब एक्सचेंज रेट रिस्क कैसा है? मान लो मेरी एक कंपनी है जिसने यूएसए में डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशू करा $100 का, और उस बॉन्ड के हिसाब से मुझे अगले 5 सालों तक $4 का इंटरेस्ट पे करना था, राइट। नाउ लेट्स सपोज एक्सचेंज रेट चल रहा है $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज, राइट। तो हर साल मुझे कितना पे करना पड़ेगा? 200 रुपए। तो मैंने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग ना उसी हिसाब से करी हुई है। मैंने अपनी सारे अगले 5 सालों की जो मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग है मेरी कंपनी की, वो इसी हिसाब से करी हुई है कि हर साल मेरे 200 रुपए का खर्चा होगा, राइट। बट अब व्हाट इफ अगले साल रुपी डेप्रिशिएट हो जाता है, सॉरी 500 लिखा है, रुपी डेप्रिशिएट होके हो जाता है 70 रुपीज तक। अगले साल इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का क्राइसिस आ गया, रुपी डेप्रिशिएट होने लग गया। जैसे ही रुपी डेप्रिशिएट होगा, और रुपी डेप्रिशिएट हो गया 70 रुपीज से, 50 से 70 रुपीज हो गया। अब मुझे कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है? पिछले साल मुझे 200 रुपीज खर्चा करना पड़ रहा था, अब मुझे कितना खर्चा करना पड़ रहा है? 7 4 280 रुपीज खर्चा करना पड़ रहा है मुझे, राइट। तो डोंट यू थिंक मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग बिगड़ जाएगी? मैंने अगले 5 साल के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करी हुई थी कि 200 रुपीज मैं निकाल लूंगा इसको पे करने के लिए, बट अब क्योंकि रुपी डेप्रिशिएट हो गया तो मुझे अब 280 रुपीज देने पड़ेंगे। तो ये रिस्क में रन करता हूं कि अगर एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट हो गया तो मेरे को प्रॉब्लम है, तो क्या होगा? मुझे 280 रुपीज देने पड़ेंगे, राइट। तो डॉलर डिनोमिनेटेड फॉरेन कैपिटल मार्केट से अगर आप डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशू करते हो तो यू आर रनिंग एन एक्सचेंज रेट रिस्क, ठीक है। बायर ऑफ अ बॉन्ड, सॉरी इशूअर ऑफ द बॉन्ड, जो इंडिया की कंपनी जिसने बॉन्ड इशू करा है, उस पर एक्सचेंज रेट रिस्क है। क्लियर? मेक सेंस? इस चीज को बाईपास करने के लिए, इस चीज से बचने के लिए ना आप इशू करते हो फॉरेन कैपिटल मार्केट में रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड। आप यूएसए में ना इशू कर देते हो रुपी में ही डिनोमिनेटेड बॉन्ड। मतलब यूएसए का कोई इन्वेस्टर है, वो पहले अपने डॉलर को रुपी में कन्वर्ट करेगा और फिर जाके ये बॉन्ड खरीदेगा, राइट। तो जब आप रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशू करते हो तो फॉरेन इन्वेस्टर को अपने पैसे रुपी में कन्वर्ट करने पड़ते हैं। यहां $100 की जगह लिखा होगा 5000 रुपीज, वो 5000 रुपीज करेगा, ठीक है। और वो देगा, वो सारी चीजें करेगा, वो उसी हिसाब से करेगा, सारा कुछ, सारा प्रोसीजर सेम है, बस अब वो डॉलर में नहीं पे कर रहा है, डॉलर में नहीं सब्सक्राइब कर रहा है, रुपी में कर रहा है। अब जैसे ही आप रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशू करते हो ना, जो इशूअर है, जो बॉन्ड इशू करता है, यानी कि इंडियन कंपनी, वो एक्सचेंज रेट रिस्क से बच जाती है, राइट। क्योंकि अब रुपी में पेमेंट है, रुपी में ही इंटरेस्ट की पेमेंट है। जितना मर्जी रुपी डिप्रिशिएट करता जाए, जो जिसने पेमेंट करनी है, इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, वो तो रुपी में ही देता जाएगा क्योंकि रुपी में ही डील हुई है। क्लियर? बट इसका मतलब ये नहीं है एक्सचेंज रेट रिस्क गायब हो जाता है। जब आप रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशू करते हो ना, तो इशूअर पे से तो एक्सचेंज रेट रिस्क हट जाता है, पर जो इन्वेस्टर है, जिसने आपको पैसा दिया है, उस पे एक्सचेंज रेट रिस्क आ जाएगा, है ना।
पहले वो उसने तो रुपी में दे दिया, पर उसके काम के तो डॉलर हैं उसकी कंट्री में, तो उसको तो पेमेंट रुपीज में आएगी, बट अगर रुपी डेप्रिशिएट हो गया तो उसको कम डॉलर्स मिलेंगे, है ना, कुछ ऐसा है। मेक सेंस? आई होप इट मेक सेंस कि जब आप रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशू करते हो तब जो इशूअर है, जिसने बॉन्ड इशू करा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडियन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर जिसने बॉन्ड खरीदा है, इन्वेस्टर, जिसे हम कहते हैं सब्सक्राइबर ऑफ अ बॉन्ड, अमेरिकन इन्वेस्टर ने इस बॉन्ड को सब्सक्राइब करा है, उस पे रिस्क आ जाएगा। जब हम डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशू करते हैं तो सब्सक्राइबर पे रिस्क नहीं होता, इशूअर पे रिस्क हो जाता है। क्लियर? नाउ रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स को हम कहते हैं मसाला बॉन्ड्स। रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स की एक टाइप है जिसे हम मसाला बॉन्ड कहते हैं। इंडिया इज फेमस फॉर स्पाइसेस ना, इंडिया मसालों के लिए फेमस है हिस्ट्री से, थ्रू आउट हिस्ट्री, तो इसीलिए इसका नाम मसाला बॉन्ड रख दिया यूके और यूएसए ने। यूएसए और यूके में मसाला बॉन्ड इशू हो रहे हैं, मतलब रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशू हो रहे हैं। तो अगर इंडियन कॉर्पोरेट्स को बॉन्ड इशू करने पर एक्सचेंज रेट रिस्क से बचना है तो वो मसाला बॉन्ड इशू कर देते हैं, राइट? यही है, आपके नोट्स में आपको मसाला बॉन्ड मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं प्राइवेट इक्विटी या प्राइवेट प्लेसमेंट। अब ना हमने अभी तक डेट के बारे में अच्छे से बात कर ली है, इक्विटी को थोड़ा और डिटेल में कर लेते हैं। अब इक्विटी मतलब मैं अपनी कंपनी की ओनरशिप बेच रहा हूं, राइट? अब इक्विटी के थ्रू पैसा रेज करने के लिए भी ना मेरे पास दो तरीके हैं। एक मेरे पास तरीका है, मैं आईपीओ रिलीज कर दूं अपना, ठीक है, और अपने आप को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर कर दूं, राइट? तो एक मैंने अपना आईपीओ रेज कर दिया, उससे जो मेरे पास पैसे आए मैंने इक्विटी के थ्रू पैसा रेज कर लिया। बट व्हाट इफ मेरी कंपनी इतनी बड़ी नहीं है कि वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर हो सके, इतनी बड़ी नहीं है कि वो अपना आईपीओ रिलीज कर सके, फिर भी मैं ओनरशिप बेचना चाहता हूं, तो मैं एक्चुअली किसी इन्वेस्टर से बात करूंगा और बोलूंगा कि सर आप मेरे कंपनी का ना 50% ले लो और मुझे ये 2 करोड़ रुपए दे दो, 3 करोड़ रुपए दे दो, 50% ओनरशिप आपकी, राइट? ऐसा भी तो हो सकता है। पर ये जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, उसके लिए आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर करने की जरूरत ही नहीं। उसके लिए आपको अपने आप को पब्लिक लिस्टेड कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है। आप पब्लिकली लिस्टेड नहीं हो, आप डायरेक्टली किसी इन्वेस्टर से बात करते हो बिहाइंड क्लोज डोर और उसको अपने कंपनी का ओनरशिप दे देते हो, पेपर वर्क कर देते हो, दैट्स इट। आपके शेयर्स खुलेआम मार्केट में नहीं बिक रहे। जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनके शेयर्स तो कोई भी खरीद सकता है, उसके शेयर्स खुलेआम मार्केट में बिक रहे हैं। बट अगर आप खुलेआम अपने शेयर्स मार्केट में नहीं बेचना चाहते, एक स्पेसिफिक इन्वेस्टर को बेचना चाहते हो और उसको बोलते हो ये लो पेपर वर्क करके 50% आपका, इतने पैसे मुझे दे दो, तो क्योंकि आप उस केस में पब्लिक लिस्टेड कंपनी नहीं हो, तो उस टाइप की इक्विटी के थ्रू पैसे रेज करने को हम कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट या प्राइवेट इक्विटी, ठीक है? तो अगर मान लो मैंने अपना स्टार्टअप शुरू करा और मैं किसी इन्वेस्टर के पास जाता हूं और बोलता हूं सर 20% ले लो, इतने पैसे दे दो, तो मैं प्राइवेट इक्विटी के थ्रू पैसा रेज कर रहा हूं या प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू रेज कर रहा हूं। अगर मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को रजिस्टर करके आईपीओ रिलीज करता हूं पब्लिकली, किसी के लिए भी वो शेयर खरीदना होगा, कोई भी वो शेयर खरीद सकता है, तो मैं पब्लिक लिस्टेड हूं, राइट? तो पब्लिक लिस्टेड का ऑपोजिट प्राइवेट। क्लियर? तो अगर आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या बिना अपने आप को लिस्ट करे पैसा रेज कर रहे हो थ्रू इक्विटी, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट। ऑलराइट? तो जितने भी ये स्टार्टअप्स हैं, आपने कई शोज देखे होंगे, शार्क टैंक या एक आया था टीवीएफ पिक्चर्स, राइट? तो उसमें भी स्टार्टअप्स पैसा रेज करते हैं थ्रू प्राइवेट इक्विटी या प्राइवेट प्लेसमेंट। Clear? So private equity is an alternative investment class and consists of capital that is not listed on a public exchange. ठीक है? Private equity is composed of funds and investors that directly invest in private companies or that engage in buyouts, कि आपने कंपनी खरीद ली, of public companies, resulting in the delisting of public equity. Institutional and retail investors provide the capital for private equity and capital on the utilized, वो अलग चीज है कि कैपिटल कहां यूटिलाइज हो सकती है। अब जनरली स्टार्टअप्स में प्राइवेट इक्विटी लेने वाले लोग पता कौन होते हैं? जो स्टार्टअप्स में ओनरशिप लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट का काम पता है क्या है?
वो नए नए स्टार्टअप्स, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप्स में ना इन्वेस्ट करते हैं, उनकी ओनरशिप लेते हैं, उन्हें हम वेंचर कैपिटलिस्ट कहते हैं। कई बारी वेंचर कैपिटलिस्ट मिला के एक ना फंड बना लेते हैं, जिस फंड का काम होता है कि स्टार्टअप्स में शेयर्स खरीदना, इन्वेस्ट करना। उनके फंड को हम कहते हैं वेंचर कैपिटल फंड। क्लियर? तो नेक्स्ट वही है वेंचर कैपिटलिस्ट। अ वेंचर कैपिटलिस्ट इज एन इन्वेस्टर हु आइदर प्रोवाइड्स कैपिटल टू स्टार्टअप वेंचर्स और सपोर्ट स्मॉल कंपनीज दैट विश टू एक्सपैंड बट डू नॉट हैव एक्सेस टू इक्विटीज मार्केट, मतलब वो पब्लिक लिस्टेड नहीं हो सकते। वेंचर कैपिटलिस्ट आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन सच कंपनीज बिकॉज दे कैन अर्न अ मैसिव रिटर्न। वेंचर कैपिटलिस्ट एक्चुअली गैम्बल खेल रहे हैं ना, बहुत छोटे स्टार्टअप जो कह रहा है कि मैं अभी तो छोटा हूं पर मेरा आइडिया इतना खतरनाक है कि कल को मैं बड़ा हो जाऊंगा, तो ये गैम्बल ले रहे हैं कि चलो आज थोड़े से पैसे डाल के पार्ट ओनरशिप ले लेते हैं, कल को ये $1 बिलियन कंपनी बन सकती है, तो हमारा रिटर्न भी कितना मैसिव होएगा, राइट? तो ये गैम्बल कर रहे होते हैं एक तरह से आइडियाज पे, तो ये वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं। अच्छा, वेंचर कैपिटलिस्ट की ही एक सब टाइप है एंजल इन्वेस्टर, उसको कभी हम बाद में करेंगे। या अगर आपको नहीं पता है एंजल इन्वेस्टर कौन होता है, ये वेंचर कैपिटलिस्ट ही होते हैं। एंजल इन्वेस्टर कौन होता है तो मुझसे पूछ लेना 2-3 लेक्चर्स बाद, आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है? पर ये हो गया आपका वेंचर कैपिटलिस्ट। ऑलराइट, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दो आपके नोट्स में ना जो हेडिंग होगी सर्टेन इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमने स्टार्ट करा है, उसमें कुछ और टर्म्स भी होंगी, वो बहुत इजी है, मतलब आप खुद पढ़ के भी कर सकते हो, और उनमें से कुछ टर्म्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऑलराइट, तो इसी के साथ हमारा सर्टेन इंपॉर्टेंट टर्म्स खत्म हो जाता है, बस 1-2 और चीजें रह गई है, वो हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। बट before starting with American depository receipts, I want you guys to take a moment, pause this video and जो अभी तक करा है ना वो एक बारी रिवाइज कर लेना, बीच में ही रिवाइज कर लेना। ये जो हमने टर्म्स करें, ग्रीन बॉन्ड, मसाला बॉन्ड, प्राइवेट एक्विटी प्लेसमेंट्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, इनिशियल पब्लिक ऑफर वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें, ठीक है? अब हम स्टार्ट करेंगे, आप पॉज कर लेना, एंड आई होप पॉज हटा चुके हो आप। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स से, ओके? अब हम करते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स या ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। ये क्या होती हैं डिपॉजिटरी रिसीट्स? ऑलराइट, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको कुछ और चीजें समझनी पड़ेंगी, ठीक है? थोड़ा ध्यान से करते हैं इसे। नाउ लेट्स सपोज ये इंडिया है और यहां पे एक बहुत बड़ी पब्लिक लिस्टेड कंपनी है रिलायंस, ठीक है? और ये यूएसए है और इनकी अपनी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। नाउ रिलायंस के जो शेयर्स है ना वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहे हैं, वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहे हैं, ठीक है? रिलायंस के शेयर्स जो स्टॉक्स हैं वो इन दोनों पे ट्रेड हो रहे हैं। बट रिलायंस पता है क्या चीज चाहता है? अब रिलायंस चाहता है कि अभी क्योंकि मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे हूं, इसीलिए इंडियन इन्वेस्टर्स ही मेरे पास हैं। रिलायंस चाहता है कि उसके शेयर्स यूएसए के लोग भी खरीदें डॉलर्स में। रिलायंस चाहता है कि उसके शेयर्स यूएसए में भी बिके या यूएसए के इन्वेस्टर्स डॉलर्स में उसके शेयर्स खरीदे, राइट? नाउ इसके लिए रिलायंस के पास ना एक ऑप्शन है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को रजिस्टर कर ले और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को पब्लिक लिस्टेड बना ले। बट रिलायंस अगर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को पब्लिक लिस्टेड करेगा ना तो स्टॉक मार्केट को डील करने के लिए वहां पे एक कमीशन है, एसईसी, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। उसकी कुछ स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको अगर रिलायंस पूरा हो करेगा तभी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे अपने आप को रजिस्टर कर सकता है, राइट? अब रिलायंस ना वो स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करना चाहता। रिलायंस चाहता है कि यार कोई सिंपल तरीका हो जिससे मैं अपने शेयर्स ना इधर यूएसए में उतार दूं और यूएसए के इन्वेस्टर्स वो शेयर खरीदें। अब वो एक तरीका है रिलायंस के पास और उस तरीके का नाम है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। लेट्स सपोज रिलायंस ने ना मार्केट में अपने 10,000 शेयर्स उतारे हुए हैं इंडिया में, ठीक है? पर रिलायंस चाहता है कि उन 10,000 में से 1000 शेयर्स ऐसे हैं जो मैं चाहता हूं यूएसए के लोग खरीदें। तो रिलायंस क्या करेगा, यूएसए का ना एक बैंक पकड़ेगा। लेट्स सपोज एक बैंक है यूएसए का, अमेरिकन नेशनल बैंक या अमेरिकन एक्सप्रेस, चलो एबी कह देते हैं। एक ना अमेरिकन बैंक पकड़ेगा रिलायंस, अमेरिकन बैंक है ये, ठीक है? रिलायंस क्या करेगा, इस अमेरिकन बैंक के साथ डील कर लेगा और बोलेगा ये रहे मेरे 1000 शेयर, आप अपने पास रखो, ठीक है? ये मेरे 1000 शेयर्स आप अपने पास रखो और अब आपकी जिम्मेदारी है कि इन शेयर्स को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे मैंने बेचना है और यूएसए के इन्वेस्टर्स मैं चाहूंगा कि ये शेयर्स खरीदें, यूएसए के लोग,
ठीक है। अब रिलायंस ने अपने शेयर्स उठा के किसी अमेरिकन बैंक में डिपॉजिट कर दिए, ठीक है। अब ये अमेरिकन बैंक पता क्या कर सकता है, ये अमेरिकन बैंक ना इन 1000 शेयर्स को 10-10 के ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकता है कि 10 शेयर का एक ब्लॉक होएगा, ठीक है। तो एक तरह से अगर वो इन 1000 शेयर्स को 10-10 के ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेगा तो उसके पास 100 ब्लॉक्स हो जाएंगे, ठीक है। इन 100 ब्लॉक्स को वो कहेगा 100 डिपॉजिटरी रिसीट्स। अब ये डिपॉजिटरी रिसीट्स को यूएसए के इन्वेस्टर्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे परचेज कर सकते हैं। तो रिलायंस को अगर अपने शेयर्स बिना न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर करे बगैर यूएसए की मार्केट में ट्रेड करने हैं तो उसे क्या करना पड़ेगा, अपने शेयर्स किसी अमेरिकन बैंक को देने पड़ेंगे। अमेरिकन बैंक को जो शेयर्स जाएंगे, अमेरिकन बैंक उनको ब्लॉक्स में डिवाइड करेगा और उन ब्लॉक्स का नाम देगा डिपॉजिटरी रिसीट्स, और उन 100 डिपॉजिटरी रिसीट्स को मार्केट में उतार देगा और मार्केट में कोई भी खरीद सकता है उन्हें, ठीक है। मार्केट में उन डिपॉजिटरी रिसीट्स को कोई भी खरीदेगा। डिपॉजिटरी रिसीट्स का प्राइस बढ़ना या कम होना वो मार्केट पे डिपेंड करेगा। जैसे इंडिया में शेयर्स का प्राइस बढ़ रहा है, कम हो रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ रिलायंस, वैसे ही इन डिपॉजिटरी रिसीट्स का न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में प्राइस बढ़ रहा है, कम हो रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ रिलायंस, ठीक है। एक और बात, ये जो डिपॉजिटरी रिसीट्स हैं, दीज विल बी डिनोमिनेटेड इन डॉलर्स। ये रुपी में कोई नहीं खरीद रहा इन्हें। इन डिपॉजिटरी रिसीट्स को, ये जो ब्लॉक्स बनाए हैं 100, इनका प्राइस आपने डॉलर्स में रखा है। नाउ क्योंकि ये रिलायंस के शेयर्स डिपॉजिटरी रिसीट बन रहे हैं अमेरिका में, तो इन्हें हम कहेंगे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। सो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स इज अ वे थ्रू विच रिलायंस और एनी अदर इंडियन कंपनी कैन अलाउ अमेरिकन इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन देयर इक्विटी, ठीक है। ये एक तरीका है, क्लियर, मेक सेंस। और बहुत तरीके हैं। अगर ये डॉलर में पैसा लेना चाहते हैं, मतलब रिलायंस वगैरह वाले, तो वो डिपॉजिटरी रिसीट्स का फायदा ले सकते हैं। वैसे अगर ये चाहते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेन यूएसए के इन्वेस्टर्स रिलायंस के शेयर में इन्वेस्ट करें, तो एक और ऑप्शन है कि यही फॉरेन इन्वेस्टर्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे अपने आप को रजिस्टर कर लें एज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज उन्हें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का खिताब दे देगा, फिर वो इंडिया की किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक तो ये तरीका है जिसे हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। एक तो ये तरीका हमने करा है ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, एफआईआई, है ना। एक तो ये तरीका है। दूसरा, अगर रिलायंस चाहता है मेरे शेयर्स यूएसए की मार्केट में ही बिके, यूएसए के स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो, तो उसे डिपॉजिटरी रिसीट का सहारा लेना पड़ेगा। इसे हम अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स कहते हैं। तो फिर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स क्या होगी? अगर आप अपने शेयर्स किसी ग्लोबल बैंक में जमा कर देते हो जो किसी ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है, मल्टीनेशनल, जहां पे बड़े बड़े वर्ल्ड की स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक्स ट्रेड होते हैं, तो उसे हम जीडीआर कहेंगे। ग्लोबल मार्केट में ग्लोबल बैंक्स, ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंजेस में ट्रेड होते शेयर्स जीडीआर में होंगे। अमेरिकन मार्केट, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, अमेरिकन बैंक के थ्रू जो शेयर्स आप ट्रेड करवा रहे हो, डिपॉजिटरी रिसीट्स बनवा रहे हो, उन्हें अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट कहेंगे। मेक सेंस? क्लियर? तो ये फर्क है बस। अगर ये ना समझ आया हो तो प्लीज डाउट जरूर पूछ लेना, इसे लिंगर ऑन मत करते देना कि चलो कोई बात नहीं, 2-3 दिन बाद पूछ लूंगा, हफ्ते बाद पूछ लूंगा। अगर अभी नहीं समझ आया तो एज इट इज, जब ये वीडियो देख रहे हो तभी पूछ लेना, ठीक है। एन अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स इज अ नेगोशिएबल सर्टिफिकेट इशूड बाय अ यूएस बैंक representing specified number of shares or one share in a foreign stock traded on US exchange. ADRs are denominated in US dollars with the underlying security held by US financial institution, यानी कि US बैंक उन डिपॉजिटरी रिसीट्स के को बैक कर रहे हैं शेयर्स ना रिलायंस के, राइट। ओवरसीज होल्डर्स ऑफ ADRs realize any dividends and capital gains in US dollar. US डॉलर में उन्हें पैसा मिलेगा, US डॉलर में वो खरीद फरोख्त करेंगे इन डिपॉजिटरी रिसीट्स की। ऑलराइट, तो ये है आपका अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट और यही प्रोसीजर होगा ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। फर्क क्या है? एक ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चाहिए, ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंज चाहिए, ठीक है जी। मेक सेंस? चलो, अब एक और चीज है जो आपके नोट्स में मेंशन होगी, जिन्हें हम कहते हैं डेरिवेटिव्स, पर उसे हम कल की क्लास में अलग से कर लेंगे, ठीक है। आज हम बाकी जो आपके फाइनेंशियल मार्केट में पोर्शन है ना, वो कवर कर लेते हैं। डेरिवेटिव्स 10-15 मिनट का टॉपिक होगा, वो हम कल करेंगे, बिकॉज आई वांट कि आज का जो पोर्शन है ना वो सारा खत्म हो जाए, फिर उसके बाद ही आपको डेरिवेटिव्स भी अच्छे से समझ आएंगे। तो आपके नोट्स में तो आपको डेरिवेटिव्स से रिलेटेड सेक्शन मिल जाएगा,
पर हम आज की क्लास में नहीं करेंगे, कल के में करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना स्टॉक एक्सचेंजेस एंड इंडिसेस। स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है, स्टॉक इंडिसेस क्या होते हैं। ऑलराइट, नाउ स्टॉक एक्सचेंजेस वो मार्केट प्लेसेस हैं जहां पे शेयर्स यानी कि स्टॉक्स कंपनीज के खरीदे या बेचे जाते हैं, राइट। अगर रिलायंस ने अपना आईपीओ रिलीज करना है, अपने शेयर्स रिलीज करने हैं, तो वो किसी स्टॉक एक्सचेंज पे रिलीज करेगा, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वगैरह वगैरह। अगर किसी ने शेयर्स रिलायंस के खरीदने हैं तो भी वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जाएगा। अगर रिलायंस के शेयर जो मेरे पास ऑलरेडी पड़े हैं मुझे किसी थर्ड पर्सन को बेचने हैं तो भी मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे बेचूंगा। तो स्टॉक एक्सचेंज इज नथिंग बट अ मार्केट प्लेस वेयर शेयर्स और स्टॉक्स आर ट्रेडेड, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन क्या है, ऑर्गेनाइज एंड रेगुलेटेड फाइनेंशियल मार्केट्स वेयर सिक्योरिटीज यानी कि शेयर्स भी और बॉन्ड्स भी बिक सकते हैं, बॉन्ड्स भी खरीदे बेचे जा सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट के बॉन्ड्स हैं, आर बॉट एंड सोल्ड एट प्राइसेस गवर्न्ड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड सप्लाई मतलब प्राइसेस गवर्न्ड बाय फोर्सेस ऑफ मार्केट। शेयर का प्राइस बढ़ेगा अगर उसकी डिमांड बढ़ेगी, शेयर का प्राइस कम होगा अगर उसकी डिमांड कम हो जाएगी। सेम इज द केस विद बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ठीक है। तो जहां मार्केट के हिसाब से प्राइसेस डिसाइड होते हैं और जिन मार्केट प्लेसेस में खरीदे बेचे जाते हैं ये सिक्योरिटीज यानी कि स्टॉक्स, शेयर्स, बॉन्ड्स, उन्हें हम स्टॉक एक्सचेंजेस कहते हैं। जनरली स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स ही ट्रेड होते हैं, ठीक है। सो स्टॉक एक्सचेंजेस बेसिकली सर्व एज बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। ऑफ कोर्स किसी कंपनी को आईपीओ रिलीज करना है, जो प्राइमरी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, वो भी स्टॉक एक्सचेंज जाएगा। किसी कंपनी के जो शेयर्स हैं, आईपीओ के शेयर जो मेरे पास ऑलरेडी पड़े हैं, मुझे थर्ड पर्सन को बेचने हैं, मैं भी स्टॉक एक्सचेंज जाऊंगा। अब मुझे थर्ड पर्सन को जब बेचने थे तो मैं सेकेंडरी मार्केट में था, मैं जब डायरेक्टली रिलायंस से शेयर्स खरीद रहा था, आईपीओ ले रहा था, तब मैं प्राइमरी मार्केट में था। दोनों चीजें आपको स्टॉक एक्सचेंजेस में मिलेगी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, अगेन इंडिया में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दो बड़ी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, राइट। अब स्टॉक एक्सचेंजेस और स्टॉक इंडिसेस को समझने के लिए ना आपको थोड़ा स्टॉक्स के बारे में पता होना चाहिए, क्लियर। अब स्टॉक्स के बारे में भी अगर आपको पता होना चाहिए ना, जैसे स्टॉक्स जितने भी होते हैं ना, जिन जिन कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं उन्हें आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हो। कुछ कंपनी के स्टॉक्स को हम कहते हैं स्मॉल कैप स्टॉक्स, कुछ कंपनी के स्टॉक्स को हम कहते हैं मिड कैप स्टॉक्स, कुछ कंपनी के स्टॉक्स को हम कहते हैं लार्ज कैप स्टॉक्स। नाउ ये इन 3 कैटेगरी में पता है किस बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, उन कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, ध्यान से सुनना। किसी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या भला है वो देखते हैं। लेट्स सपोज रिलायंस है, अगेन ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। रिलायंस के मार्केट में 1000 शेयर्स हैं और हर शेयर की अभी मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू नहीं, मार्केट वैल्यू, जो सेकेंडरी मार्केट में प्राइस चल रहा है, हर शेयर की मार्केट वैल्यू चल रही है 10 रुपीज, ठीक है। तो रिलायंस के टोटल शेयर्स, मार्केट में उसने जितने शेयर्स उतारे हुए हैं उनकी टोटल वैल्यूएशन कितनी होगी, 10,000 रुपीज। तो हम कहेंगे रिलायंस की मार्केट कैपिटलाइजेशन के, मार्केट से उसने कितना कैपिटल, मतलब मार्केट में उसके शेयर्स की कितनी वैल्यू चल रही है, टोटल उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी 10,000 रुपीज, ठीक है। सिमिलरली टाटा है, मान लो टाटा के 100 शेयर्स हैं और हर शेयर का प्राइस चल रहा है 10 रुपीज, तो टाटा की मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी 1000 रुपीज, ठीक है। तो किसी कंपनी के जितने शेयर्स चल रहे हैं उनके करंट प्राइस से जब आप उसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको उस कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन मिल जाएगी, राइट। सो मार्केट वैल्यूएशन इज जितने भी शेयर्स हैं उनको उनके प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, मार्केट वैल्यूएशन। नाउ व्हाई इज मार्केट वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट? किसी कंपनी को अगर आप जज करते हो ना कि वो कितनी बड़ी है तो आप मार्केट वैल्यूएशन से ही करते हो। कोई कंपनी बड़ी या छोटी उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट कैपिटलाइजेशन से ही होती है। कोई जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं कि एप्पल सबसे बड़ी कंपनी है क्योंकि एप्पल की मार्केट वैल्यूएशन या मार्केट कैपिटलाइजेशन चल रही है $1 ट्रिलियन, ठीक है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू देयर करंट प्राइस, और मार्केट कैपिटलाइजेशन से ही आप उस कंपनी की वैल्यू देखते हो। अगर आपको जज करना है कौन सी कंपनी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो आप दोनों कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे। जिसका नंबर ज्यादा वो बड़ी कंपनी, जिसका नंबर कम वो छोटी कंपनी,
क्लियर? तो अब ना हम ना जितने भी कंपनीज हैं उनको पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जिन कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन लेस देन 5,000 करोड़ है, 5,000 करोड़ से उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है, तो वो छोटी कंपनीज है, उन्हें हम स्मॉल कैप स्टॉक्स कह देते हैं। जिन कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक है, उन्हें हम मिड कैप स्टॉक्स कह देते हैं। जिन कंपनीज की मार्केट वैल्यूएशन ग्रेटर देन 20,000 करोड़ है, उनको हम बड़ी कंपनीज कहेंगे, लार्ज कैप स्टॉक्स कहेंगे। ये बड़ी कंपनीज है जो लार्ज कैप है। क्लियर? तो इस बेसिस पे आप डिवाइड कर लेते हो। आई होप आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन समझ आ गया। किसी कंपनी को अगर आपको जज करना है कि वो बड़ी है छोटी, तो उसके जितने शेयर्स हैं उनके प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता चल जाएगा कितनी बड़ी है वो कंपनी। राइट? तो यही यहां पे लिखा हुआ है। Various stocks can be classified into following categories: small cap stocks whose market capitalization is less than 5,000 crore, mid cap, cap is short for capitalization, है ना, middle capitalization, small capitalization, mid cap stocks जो 5,000 से 20,000, and large cap stocks which are greater than 20,000 crore। क्लियर? मेक सेंस? ठीक है, तो ये हो गया आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन। एंड यू नीड टू नो, बहुत बारी आता है कि चाइना की 2 कंपनीज हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन अब $700 बिलियन से ज्यादा होगी। जैसे कहते हैं ना कि चाइना की 2 बहुत बड़ी कंपनीज हैं, अलीबाबा एंड टेंसेंट। अलीबाबा की मार्केट कैपिटलाइजेशन $700 बिलियन है, और वो बहुत होता है, बिलियन विद अ ब। ठीक है, इंडिया की कोई कंपनी नहीं है। टेंसेंट भी $700 बिलियन के आसपास है। ठीक है, तो ये बड़ी कंपनीज हैं, और ये बड़ी कैसे हम बता रहे हैं, क्योंकि इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $700 बिलियन के आसपास है। ठीक है, मेक सेंस? बहुत बढ़िया। एप्पल $1 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन लेके चल रहा है। $1 ट्रिलियन मींस 1000 बिलियन डॉलर्स। क्लियर? खैर, इन एनी केस मार्केट कैपिटलाइजेशन पता चल गया, और इंडिया में मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे आप स्टॉक्स को क्लासिफाई कर देते हो। ठीक है, अब हमें स्टॉक एक्सचेंज तो समझ आ गया, हम स्टॉक इंडेक्स देख लेते हैं। अगर आप देखना चाहते हो कि इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट परफॉर्म कैसा कर रही है, अगर आप यह देखना चाहते हो कि ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी चल रही है स्टॉक मार्केट की, अगर स्टॉक मार्केट में ज्यादा लोग शेयर्स खरीद रहे हैं, ज्यादा डिमांड है शेयर्स खरीदने की, तो स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर स्टॉक मार्केट में इनएक्टिविटी है, कोई शेयर्स खरीद ही नहीं रहा, किसी का मन ही नहीं है, तो डिमांड कम है, तो शेयर्स मतलब स्टॉक मार्केट सबड्यूड है। मेक सेंस? अच्छा, अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, लोग बहुत ज्यादा शेयर्स खरीद रहे हैं, तो शेयर्स की डिमांड बढ़ेगी, शेयर्स के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो शेयर्स के जब प्राइसेस बढ़ेंगे तो स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है। और अगर शेयर के प्राइसेस कम होने लग जाएंगे, मतलब लोग स्टॉक मार्केट में आना नहीं चाहते, अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स बेचने में लगे हुए हैं। राइट? तो खरीद नहीं रहे लोग स्टॉक्स, शेयर्स, और शेयर्स की डिमांड कम है, शेयर्स के प्राइसेस कम आ रहे हैं, और स्टॉक मार्केट बुरा परफॉर्म कर रही है। नाउ आपको ना प्रॉपर अगर मेजर करना है कि स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म कर रही है एग्जैक्टली नंबर्स के फॉर्म में, तो आपको एक इंडेक्स निकालना पड़ता है। ठीक है, वो होता है स्टॉक इंडेक्स। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है, बुरा परफॉर्म कर रही है, इसके लिए आप निकालते हो सेंसेक्स। ठीक है, सेंसेक्स सुनते हैं ना हम कि न्यूज में, सेंसेक्स ऊपर चढ़ गया, सेंसेक्स नीचे चले गया। सेंसेक्स ऊपर चढ़ गया मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बहुत अच्छी स्टॉक मार्केट चल रही है। ठीक है, सिमिलरली एक और स्टॉक एक्सचेंज है हमारे पास बड़ी, जिसे हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक्स की परफॉर्मेंस मेजर करता है निफ्टी। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज तो मार्केट प्लेस है, स्टॉक इंडेक्स उस मार्केट प्लेस की परफॉर्मेंस मेजर कर रहा है। नाउ परफॉर्मेंस कैसे मेजर करते हैं, स्टॉक इंडेक्सेस करते क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लेते हैं। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ना आप आइडेंटिफाई करते हो टॉप 30 स्टॉक्स, टॉप 30 कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज जो रिनाउंड है और बहुत बड़ी बड़ी हैं, टॉप 30। ठीक है, वैसे तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, बट आप टॉप 30 कंपनी चूज कर लेते हो। ठीक है, उन टॉप 30 जो कंपनीज हैं, जो स्टॉक्स हैं जिनके, उनके प्राइसेस नोट डाउन कर लेते हो, सो ऑन 30 तक। ठीक है, P30,
उनके प्राइसेस नोट कर लेते हो, उनके प्राइसेस का आप ना फिर वेटेड एवरेज ले लेते हो, वेटेड एवरेज ले लेते हो। जैसे ही उनके प्राइसेस का आप वेटेड एवरेज लोगे ना, एक पर्टिकुलर नंबर आ जाएगा, लेट्स सपोज 10,000 नंबर आ गया वेटेड एवरेज लेने के बाद। नाउ अगर ये नंबर 10,000 से 11,000 हो जाता है, दैट मींस आपका स्टॉक इंडेक्स पहले था 10,000, अब हो गया 11,000। अब ये 10,000 से 11,000 क्यों हुआ है? ये जो इंडेक्स है तो एवरेज लेने से आ रहा है ना, 10,000 या 11,000। अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं शेयर्स के, तभी तो ये एवरेज भी बढ़ रही है, राइट? पहले प्राइसेस कम थे तो इनका वेटेड एवरेज आ रहा था 10,000, अब प्राइसेस बढ़ गए तो इनका एवरेज आ गया 11,000। ठीक है, अब प्राइसेस बढ़ रहे हैं अगर शेयर्स के, तो इसका मतलब क्या है? शेयर्स की मार्केट में डिमांड है, मतलब शेयर्स की ट्रांजैक्शन ज्यादा हो रही है। डिमांड ज्यादा होगी, शेयर्स के प्राइसेस बढ़ेंगे, शेयर्स के प्राइसेस बढ़ेंगे तो इंडेक्स भी बढ़ेगा नंबर में। इंडेक्स बढ़ रहा है अगर नंबर में, तो आप कहते हो स्टॉक मार्केट यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अच्छा परफॉर्म कर रही है, राइट? अगर जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के टॉप 30 स्टॉक्स का आप वेटेड एवरेज लेते हो, और अगर ये नंबर बढ़ रहा है, दैट मीन स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर ये नंबर कम हो रहा है, गिर रहा है, तो स्टॉक मार्केट गंदा परफॉर्म कर रही है, एक्टिविटी गिर रही है। तो स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म कर रही है, उसके लिए आपके पास इंडेक्स है। वो इंडेक्स क्या है? टॉप 30 स्टॉक्स का आप वेटेड एवरेज लेते हो और वो नंबर निकाल लेते हो। नंबर बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, कम हो रहा है तो बुरी बात है। और यही सुनते हैं हम। ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, इसको मेजर करता है सेंसेक्स। हम सुनते हैं सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, 10,000 से 11,000 जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, बीएसई अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, सेंसेक्स नीचे जा रहा है, स्टॉक मार्केट बुरा परफॉर्म कर रही है, शेयर मार्केट बुरा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को मेजर कर रहा है सेंसेक्स, और सेंसेक्स करता है 30 स्टॉक्स को ट्रैक। जो आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को ट्रैक करता है निफ्टी, निफ्टी इंडेक्स। नाउ निफ्टी एक्चुअली 30 स्टॉक्स को ट्रैक नहीं कर रहा है, निफ्टी एक्चुअली 50 स्टॉक्स को ट्रैक कर रहा है। सेंसेक्स तो बीएसई के 30 स्टॉक्स को देख रहा है, निफ्टी एनएसई के 50 स्टॉक्स को देख रहा है। तभी निफ्टी को हम जनरली वर्ड यूज करते हैं, निफ्टी 50 कहते हैं इसे। क्यों? क्योंकि ये एनएसई के 50 स्टॉक्स को ट्रैक कर रहा है। अगेन ये भी वेटेड एवरेज लेगा। क्लियर? तो आप वेटेड एवरेज लेते हो। नाउ वेटेड एवरेज लेने के ना दो तरीके हैं। वेटेड एवरेज में आपको डिफरेंट स्टॉक्स के, जैसे P1, P2, P3 सिमिलरली बहुत सारे, इनको वेट्स एलोकेट करने पड़ते हैं। इसको आप 20% वेट दोगे, इसको आप 10% वेट दोगे, इसको आप 5% वेट दोगे, राइट? एंड सो ऑन। अब ये जो वेट्स है, ये किस बेसिस पे आप एलोकेट कर रहे हो? कई स्टॉक इंडिसेस प्राइस वेटेज फॉर्मूला फॉलो करते हैं। प्राइस वेटेज फॉर्मूला मतलब कि जिस स्टॉक का जितना ज्यादा प्राइस उतना ज्यादा वेट मिलेगा। रिलायंस का अगर शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा है तो उसका सबसे ज्यादा वेट होगा। तो प्राइसेस के हिसाब से आप वेट्स दे रहे हो। ठीक है, और दूसरा तरीका होता है आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड। प्राइस और मार्केट कैपिटलाइजेशन में फर्क है। प्राइस होता है एक इंडिविजुअल शेयर का प्राइस, मार्केट कैपिटलाइजेशन सारे शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, वो होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी की ज्यादा है, उसको ज्यादा वेट अटैच होगा, राइट? वैसे इतनी डिटेल में सोचने की जरूरत नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कि स्टॉक इंडेक्सेस को कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं, एक प्राइस वेटेड फॉर्मूला, एक मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड फॉर्मूला। इंडिया में जो दो बड़े स्टॉक इंडेक्सेस हैं, निफ्टी 50 और सेंसेक्स, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला मेथड यूज करते हैं। पर वर्ल्ड ओवर इंपॉर्टेंट कुछ ऐसी स्टॉक एक्सचेंजेस एग्जिस्ट करती हैं जो प्राइस वेटेड भी यूज करती हैं, बट ज्यादातर जितने भी स्टॉक इंडेक्सेस है ना, वो मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करती हैं। ठीक है, बस इतना ही पता होना चाहिए स्टॉक इंडेक्स क्या होता है और दो मेथड्स क्या हैं इसके। और इंडिया की जो स्टॉक इंडेक्सेस हैं, सेंसेक्स और निफ्टी, वो कौन सा मेथड यूज करते हैं? सेकंड वाला। क्लियर? अब ना कई बारी प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं, इसलिए हम डिस्कस करते हैं कि वर्ल्ड ओवर कौन सी इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंजेस और उनके स्टॉक इंडेक्स क्या हैं। ठीक है, इंडिया के तो हमें पता चल गए, बट वर्ल्ड वाइड क्या है सिचुएशन, कौन से वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट स्टॉक इंडेक्सेस हैं और उनकी एक्सचेंजेस हैं। ठीक है, तो फेमस स्टॉक इंडेक्सेस ऑफ द वर्ल्ड, एक है आपका डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। नाउ डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज क्या है? इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड टेक्स अकाउंट ऑफ 30 ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्टॉक्स ऑफ यूएसए। यूएसए की सबसे पुरानी ये स्टॉक इंडेक्स है।
इंडेक्स, स्टॉक मार्केट नहीं, इंडेक्स है, जैसे सेंसेक्स है। तो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज जो है यूएसए के टॉप 30 स्टॉक्स को ट्रैक कर रहा है, ठीक है, 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल स्टॉक्स। और ये डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज सबसे पुराना स्टॉक इंडेक्स भी है, ठीक है। इट इज प्राइस वेटेड एवरेज। अगेन ये कौन सा मेथड यूज कर रहा है, ये वाला प्राइस वेटेड मेथड। क्लियर? तो याद रखना, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन यूएसए एंड इट फॉलोज प्राइस वेटेज फॉर्मूला। दुनिया में ज्यादातर जो जितनी भी कंपनीज हैं, जितने भी स्टॉक इंडेक्सेस हैं, वो मार्केट कैपिटलाइजेशन यूज करते हैं, बट कुछ अभी भी स्टॉक इंडेक्सेस हैं पुराने जो प्राइस वेटेड फॉर्मूला यूज करते हैं। बस इतना पता होना चाहिए। तो डाउ जोन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन देयर इज दिस फेमस स्टॉक इंडेक्स S&P 500। ये क्या करता है, 500 of the most widely traded stocks in USA. It uses market capitalization weighted average. Again, ये USA के टॉप 500 जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको ट्रैक करता है, ठीक है। देन Nasdaq Composite Index, ये भी USA का स्टॉक इंडेक्स है, पर ये पता है किसको ट्रैक करता है, ये सिर्फ जो टेक कंपनीज है ना, टेक्नोलॉजी कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो, आपका हो गया एप्पल, जो टेक कंपनीज हैं उन कंपनीज के स्टॉक्स को ही वो करता है, उनकी परफॉर्मेंस ही देखता है, ठीक है। ये तो टॉप 30 देख रहा है, टॉप 500 देख रहा है, ये सिर्फ टेक कंपनीज को ट्रैक कर रहा है। तो इट रिप्रेजेंट्स द एक्सचेंज फॉर ऑल द टेक्नोलॉजी स्टॉक्स। कुछ यूएसए के बाहर की कंपनीज को भी ट्रैक करता है ये। गिव्स द परफॉर्मेंस ऑफ टेक इंडस्ट्री, ठीक है। फिर एक है S&P ग्लोबल 100। ये यूएसए की टॉप 100 कंपनीज नहीं, ऑल ओवर द ग्लोब की जो 100 कंपनी है बड़ी बड़ी, उनको ट्रैक करता है। इट मेजर्स मूवमेंट ऑफ 100 MNCs विद ग्लोबल फुटप्रिंट, ठीक है। फिर एक है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज को मेजर करता है निकी इंडेक्स, ठीक है। ये जो निकी इंडेक्स है ना, ये जापानीज स्टॉक मार्केट टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज को चेक करता है। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज की 225 बड़े स्टॉक्स को ट्रैक करता है ये, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द स्टॉक्स ट्रेडेड ऑन टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, ये याद रखना, जितने भी हम लिस्ट करेंगे ना, सिर्फ डाउ जोन्स और निकी प्राइस वेटेड फॉर्मूला फॉलो करेंगे, बाकी सारे मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड फॉर्मूला करेंगे, ठीक है। अच्छा, और कौन सा है, एक है हैंग सेंग इंडेक्स। ये हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज को देखता है, ठीक है। 50 कंपनीज को ट्रैक करता है हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज, हैंग सेंग इंडेक्स। फिर शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स, ये शंघाई स्टॉक मार्केट को देखता है। फिर अपनी इंडिया की दो आ गई, BSE सेंसेक्स, ये 30 स्टॉक्स को देखता है, और ये BSE को देखता है। निफ्टी 50, ये NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को देखता है। ऑलराइट, मेक सेंस, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा खत्म होता है स्टॉक मार्केट भी। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या होते हैं, उनको समझने के लिए ना हमें वापस से रिवाइज करना पड़ेगा जो हमने कल डिस्कस करा था, यानी कि म्यूचुअल फंड्स। रिमेंबर, म्यूचुअल फंड्स हमने कल करी है डिस्कस। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं कि अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है पर आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है, तो ऑलरेडी एक म्यूचुअल फंड नाम की फैसिलिटी एग्जिस्ट करती है। उसमें क्या होगा, डिफरेंट जितने भी सेवर्स हैं, लोग हैं, वो अपना पैसा पूल करेंगे, ठीक है। सेवर्स, हाउस होल्ड सेवर्स कह देते हैं, सेवर्स हैं, वो अपना पैसा पूल करेंगे और ये म्यूचुअल फंड उस पैसे को इन्वेस्ट करेगा स्टॉक मार्केट में। जनरली स्टॉक मार्केट में करता है, वरना कई बार ये डेट मार्केट में भी कर देते हैं, बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की तरफ। पर यहां के एग्जांपल में हम स्टॉक मार्केट करते हैं। स्टॉक मार्केट मतलब ये जो म्यूचुअल फंड में पैसा इकट्ठा होगा, ये सारा का सारा शेयर्स में चला जाएगा डिफरेंट कंपनीज के, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, लेट्स सपोज म्यूचुअल फंड के पास ना 100 रुपीज इकट्ठा हुआ है, तो ये 20 रुपीज रिलायंस के शेयर में लगा देंगे, 30 रुपीज टाटा के शेयर में लगा देंगे, 20 रुपीज ऐसे ऐसे ही अपने हिसाब से डिवीजन कर लेंगे। वो इस म्यूचुअल फंड के मैनेजर की एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है कि वो किन किन कंपनीज में पैसा लगा रहा है और टाइमली किन किन कंपनीज के शेयर बेच के दूसरे में लगा देता है। फॉर एग्जाम्पल, 20 रुपए के रिलायंस के शेयर खरीदे थे 6 महीने के लिए, 6 महीने बाद रिलायंस के शेयर खरीद के बेच दिए और वो 20 रुपीज से इतना पैसा कमा के इधर डाल दिया। मतलब उसकी डिटेल में नहीं जाते, मतलब यह है कि ये स्टॉक मार्केट के शेयर्स की खरीद फरोख्त, बेचना, खरीदना सब कुछ करते रहेगा ये म्यूचुअल फंड मैनेजर, क्योंकि इसके पास एक्सपर्टीज है। ये इस 100 रुपए के फंड को स्टॉक मार्केट में ऐसे मैनेज करेगा कि गेन मैक्सिमम हो। अब मैक्सिमम गेन जब आ जाएगा, उसके बाद इन सेवर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर? ये तरीका है, ठीक है। अब इसमें ना एक चीज आपको पता होनी चाहिए, वो ये कि आपका जो पैसा है ना,
वो यहां पे लॉक इन पीरियड के साथ आता है। ठीक है, इस म्यूचुअल फंड मैनेजर को आप जो पैसा दे रहे हो ना, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए दे रहे हो, उससे पहले हम निकाल नहीं सकते। तो वो लॉक इन पीरियड कुछ भी हो सकता है, 3 इयर्स, 5 इयर्स, उसके लिए आप दे रहे हो। ठीक है, तो आपका पैसा एक तरह से लॉक हो जाएगा 3 इयर्स के लिए या 5 इयर्स के लिए। ठीक है, जनरली म्यूचुअल फंड मैनेजर्स कहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए दो, आपको ज्यादा रिटर्न अच्छी मिलेगी। खैर, आप लॉक इन पीरियड के साथ इनको पैसा दे देते हो। ठीक है, अच्छा, आपको जो 3 साल बाद रिटर्न आएगी वो किस बेसिस पे आएगी, किस बेसिस पे आपको पैसा मिलेगा? देखो, जितना आपने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला होगा उसी बेसिस पे आपको रिटर्न मिलेगी। फॉर एग्जांपल, एक बंदे ने 20 रुपीज डाले थे तो उसका इस म्यूचुअल फंड में स्टेक हो जाएगा 20%, क्योंकि टोटल 100 रुपीज इकट्ठे हुए थे, जिसमें से 20 रुपीज इसने दिए थे, तो इसको 20% के हिसाब से रिटर्न मिलेगा। मतलब जितना रिटर्न आएगा पूरे के पूरे फंड पे, 20% जो गेन हुआ है, फायदा हुआ है, वो इस इंसान को जाएगा। इसने मान लो 10 रुपए कंट्रीब्यूट करे थे, तो जितना टोटल गेन आया 10% इसके पास जाएगा। राइट, ऐसे करता जाएगा। क्लियर? नाउ शेयर मार्केट में ना पैसा डालने का एक और तरीका है, वो पता क्या है? अगेन, म्यूचुअल फंड जैसा ही एक और फंड एग्जिस्ट करता है, उसे हम कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसमें भी क्या होता है, डिफरेंट सेवर्स ना पैसा डाल देते हैं। ठीक है, अब इस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में डिफरेंट सेवर्स पैसा डाल देंगे। अब ये पैसा यही एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ना स्टॉक मार्केट में डाल देगा। बट ये म्यूचुअल फंड से थोड़ा अलग है। म्यूचुअल फंड के पास जो इकट्ठा पैसा आता है ना, म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास ना चॉइस होती है, वो उस पैसे को किसी भी तरीके से इन्वेस्ट कर सकता है। मतलब वो ऐसा भी कर सकता है कि सारा का सारा पैसा रिलायंस में डाल दिया, या ऐसा कर सकता है कि 50% रिलायंस में डाला, 50% टाटा में डाल दिया, या ऐसा कर सकता है कि 25% रिलायंस, 50% टाटा और कुछ परसेंटेज अदानी को दे दिया, 25% अदानी को दे दिया। ठीक है, उसके पास अपनी चॉइस है, अपना उसके पास सारा फ्रीडम है कि वो अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से इस पैसे को कैसे भी यूज कर सकता है और मैक्सिमम गेन लेके आ सकता है। जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है ना, उसके पास ये फ्रीडम नहीं है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होगा? लेट्स सपोज ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड डाल रहा है पैसा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, और ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है ना, वो सेंसेक्स का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। मतलब सेंसेक्स को ट्रैक करता है ये। मतलब क्या है कि ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड पता है किस हिसाब से पैसा डालेगा? आपको याद है ना सेंसेक्स कैसे कैलकुलेट होता है? सेंसेक्स कैलकुलेट होता है टॉप 30 स्टॉक्स के वेटेड एवरेज से। तो 30 जो टॉप कंपनीज हैं, हर कंपनी को एक वेट अटैच किया हुआ है। मान लो सेंसेक्स ने रिलायंस को दिया हुआ है 30% वेट, अदानी ग्रुप को दिया हुआ है 10%, टाटा ग्रुप को दिया हुआ है 15% एंड सो ऑन 30 तक। ठीक है, और मान लो इस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के पास ना 100 रुपीज इकट्ठे हैं, तो ये अपना पैसा पता कैसे डालेगा? इसके पास चॉइस नहीं है कि ये अपने हिसाब से इन स्टॉक्स में डाले। ये जो 100 रुपीज है ना, ये सिर्फ इन 30 स्टॉक्स में ही जाएगा और किसी शेयर में नहीं जाएगा। प्लस इस 100 रुपीज में से 30 रुपीज रिलायंस को जाएंगे, क्योंकि 30% वेटेज रिलायंस को है, तो रिलायंस को 30 रुपीज जाएंगे। अदानी ग्रुप को 10% वेटेज है, तो 10 रुपीज अदानी को जाएंगे। टाटा को 15% वेटेज है, तो टाटा को इसके 15 रुपीज जाएंगे। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का नाम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड पता क्यों है? क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज को ट्रैक करता है, और स्टॉक एक्सचेंज का जो डिफरेंट इंडेक्स है उसी के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करता है। इसका जो मैनेजर होगा उसके पास फ्रीडम नहीं होगी अपने हिसाब से पैसा किसी में डाल दे। जो सेंसेक्स में, अगर ये सेंसेक्स को ट्रैक करता हुआ ईटीएफ है ना, तो जो सेंसेक्स में चल रहा है वेटेज जो दे रखी है, उसी हिसाब से ये भी अपना पैसा डालेगा। राइट? तो अगर सेंसेक्स पूरा का पूरा बढ़ता है तो ये पूरा फंड के वेल्थ बढ़ती है। अगर सेंसेक्स गिर रहा है तो पूरे फंड की वेल्थ गिर रही है। म्यूचुअल फंड में फायदा पता क्या था? म्यूचुअल फंड में था कि अगर सेंसेक्स गिर भी रहा है, ठीक है, तो भी म्यूचुअल फंड मैनेजर ना ऐसा मैनिपुलेशन कर सकता है कि जो जो स्टॉक्स गिर रहे हैं सेंसेक्स के अंदर, उनसे पैसा निकाल के जो जो स्टॉक्स बढ़ रहे हैं उसमें डाल देगा। तो सेंसेक्स चाहे गिर भी रहा हो, म्यूचुअल फंड वाले को फायदा हो रहा है। बट ईटीएफ में ऐसा नहीं है। ईटीएफ में सेंसेक्स की वेटेज के हिसाब से ही आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। सेंसेक्स ओवरऑल गिर रहा है तो ईटीएफ गिर रहा है, सेंसेक्स ओवरऑल बढ़ रहा है तो ईटीएफ बढ़ रहा है। अच्छा, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड सेंसेक्स का भी हो सकता है, निफ्टी को ट्रैक करता हुआ भी हो सकता है, और बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इंडेक्स निकाला था भारत 22,
सॉरी ईटीएफ निकाला था भारत 22। भारत 22 में जो 22 पीएसयूज है ना, पब्लिक सेक्टर कंपनीज, प्राइवेट नहीं पब्लिक सेक्टर कंपनीज, उनका अपने एक स्टॉक इंडेक्स निकाला हुआ था। जैसे ये तो टॉप 30 कंपनीज को ट्रैक करता है, भारत 22 ट्रैक करेगा एक 22 पीएसयूज के इंडेक्स को ना। भारत 22 एक ईटीएफ होगा, उसमें जो पैसा आएगा वो इन 22 पीएसयूज के स्टॉक्स खरीदने में जाएगा। और किस हिसाब से जाएगा? जिस हिसाब से वेटेज दे रखी है। क्लियर? मेक सेंस? तो एक ईटीएफ का फायदा ये है कि ये स्टॉक एक्सचेंज को, इंडेक्स को ट्रैक करता है, तभी इसका नाम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। दूसरा इसका फायदा, मतलब इस मामले में तो चलो म्यूचुअल फंड बेटर है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास फ्रीडम है, बट ये म्यूचुअल फंड से एक और मार्क में बेटर है, एक और फैक्टर में बेटर है ईटीएफ। पता है क्या? वो ये कि म्यूचुअल फंड में जो पैसा जा रहा है ना, वो तो लॉक इन पीरियड के साथ जा रहा है। 3 ईयर का लॉक इन पीरियड है, 5 ईयर का लॉक इन पीरियड है। बट इसमें जो पैसा जा रहा है ना, वो लॉक इन पीरियड के लिए नहीं जा रहा। मतलब इसमें जो पैसा जा रहा है वो लॉक इन पीरियड के लिए है, बट ये जो सेवर्स है ना, इनके पास ऑप्शन है। पता है क्या ऑप्शन है? मान लो यहां पे एक इंसान है जिसने 20 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करे हुए हैं, तो इसके पास ना 20% का शेयर है इस ईटीएफ में, कि ये ईटीएफ जितना पैसा एक्स्ट्रा कमाएगा 20% इस इंसान को जाएगा। अब इसको ना एक सर्टिफिकेट मिला हुआ है 20% शेयर का। ये पता क्या कर सकता है इंसान? मान लो ये 3 साल वेट नहीं करना चाहता, इसको अगले 6 महीने में पैसे की जरूरत है, तो ये क्या करेगा? ये अपने 20% शेयर का जो सर्टिफिकेट है ये मार्केट में बेच सकता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बेच सकता है। राइट? तो कहना है इसे कि ईटीएफ में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके पास लिक्विडिटी ज्यादा है। यस और नो? म्यूचुअल फंड में जो पैसा दे रहे थे वो तो लॉक हो गया 3 साल के लिए, पर ईटीएफ में जिन्होंने पैसा दिया हुआ है ना, वो क्या कर सकते हैं? पैसा तो ईटीएफ में लॉक्ड रहेगा, पर जिसके पास ये सर्टिफिकेट आया हुआ है वो किसी थर्ड पर्सन को वो सर्टिफिकेट बेच के पैसा निकाल सकता है। तो ये जो सर्टिफिकेट्स हैं ये ट्रेडेबल इन द मार्केट है। म्यूचुअल फंड के सर्टिफिकेट्स ट्रेडेबल नहीं है, इनके सर्टिफिकेट्स ट्रेडेबल है। हेंस ईटीएफ में इन्वेस्ट करना लिक्विडिटी देता है आपको। क्लियर? मेक सेंस? आई होप आपको समझ आया हो। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं ईटीएफ में क्या लिखा हुआ है। एन ईटीएफ और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इज अ मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल मतलब इसे खरीदा बेचा जा सकता है। दैट ट्रैक्स अ स्टॉक इंडेक्स। जैसे मैंने बताया सेंसेक्स को ट्रैक कर रहा है, तो सेंसेक्स में जिस हिसाब से वेटेज मिली हुई है उसी परसेंटेज में ईटीएफ में जो टोटल पैसा इकट्ठा हुआ है उसी परसेंटेज में वो डाल सकता है उन कंपनीज में। 30% वेटेज अगर रिलायंस को है तो ईटीएफ में 30% पैसा रिलायंस के शेयर खरीदने में जाएगा। क्लियर? A commodity bond or basket of assets. Anyway, although similar in many ways, ETFs differ from mutual funds because shares trade like common stock on an exchange. ये जो ETF के shares हैं ये बिकते हैं। ETF के जो shares हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, ये बिकेंगे। म्यूचुअल फंड के सर्टिफिकेट्स ट्रेडेबल नहीं है, इसलिए 3 साल के लिए आपका पैसा लॉक्ड है। The price of an ETF share will change throughout the day as they are bought and sold. Demand supply पे डिपेंड करेगा। The largest ETFs typically have higher average daily volume, lower fees than mutual fund. अच्छा, ये जो ETF के मैनेजर्स हैं इनकी फीस लोअर क्यों होती है? क्योंकि इन्होंने अपनी एक्सपर्टीज तो लगानी नहीं ना। सेंसेक्स में जिस हिसाब से वेटेज है उसी हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करना है, जबकि म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो अपनी एक्सपर्टीज लगा रहा है कि मैं कहां पैसा डालूं ज्यादा, कहां कम डालूं जिससे मैक्सिमम गेन हो। तो इसका दिमाग वाला ज्यादा काम है म्यूचुअल फंड वाले का, इसीलिए म्यूचुअल फंड अपनी फीस ज्यादा रखते हैं। ठीक है? म्यूचुअल फंड शेयर्स which makes them an attractive alternative for individual investors. The sector and stock exposure limits help in risk management and reduction of concentration. ठीक है? म्यूचुअल फंड मैनेजर ऐसा भी कर सकता है कि सारा का सारा पैसा रिलायंस में डाल दिया। रिलायंस अगर बढ़ रहा है तो म्यूचुअल फंड बढ़ रहा है, अगर रिलायंस डूब गई तो सारा म्यूचुअल फंड डूब गया, है ना? ईटीएफ का फायदा क्या है कि इसने अपना पैसा ना डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है। वो कहावत सुनी है ना, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो इसने अपना रिस्क ना डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है। अगर रिलायंस फेल भी हो गया तो भी बाकी अगर स्टॉक्स जिंदा हैं तो आपने कुछ पैसे रिलायंस में डाला, वो डूब सकता है पर बाकी ने तो आपको जिंदा रखा हुआ है, बाकी स्टॉक्स तो बढ़ रहे, राइट? तो आपने अपना रिस्क डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ऑलराइट? तो इसीलिए बेटर है ये। अच्छा, गवर्नमेंट ने अपना एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च करा हुआ है जिसका नाम है भारत 22। ये 22 पीएसयूज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा और उसके लिए एक इंडेक्स बनाया हुआ है जिसको ट्रैक करेगा, राइट? द स्ट्रेंथ ऑफ ईटीएफ,
द स्ट्रेंथ ऑफ ETF लाइज इन द स्पेशली क्रिएटेड इंडेक्स S&P BSE भारत 22। तो आपने एक भारत 22 इंडेक्स बनाया हुआ है जिसमें डिफरेंट वेट्स अटैच करे हुए हैं डिफरेंट PSUs को, उसके बेसिस पे ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड पैसा डालेगा। This index is a unique blend of shares of key CPSEs, central public sector enterprises, public sector banks हैं, and also the government owned shares in blue chip private companies, उनका भी है। Like Larsen Toubro में गवर्नमेंट के शेयर्स हैं, एक्सिस बैंक में गवर्नमेंट के कुछ शेयर्स हैं, मेजॉरिटी स्टेक नहीं है पर कुछ शेयर्स हैं, ठीक है। तो ये है आपका एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ऑलराइट। नोट्स में यही सब लिखा हुआ है, यू कैन चेक दैट आउट। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा है फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर्स। नाउ कैपिटल मार्केट को या फाइनेंशियल मार्केट टोटल जो है उसमें डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। जैसे कैपिटल मार्केट का ही पार्ट है आपका इंश्योरेंस सेगमेंट, कैपिटल मार्केट का ही पार्ट है आपका पेंशन सेगमेंट, ठीक है। कैपिटल मार्केट का ही आपका पार्ट है स्टॉक एक्सचेंजेस, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस मार्केट को रेगुलेट करता है IRDA और पेंशन मार्केट को रेगुलेट करता है PFRDA, ठीक है। RBI भी कुछ सेगमेंट जैसे मनी मार्केट को रेगुलेट करेगा और कुछ कैपिटल मार्केट के एरियाज को भी रेगुलेट करता है RBI। कुछ सेगमेंट्स हैं कैपिटल फाइनेंशियल मार्केट के जिन्हें RBI रेगुलेट करता है, पर RBI को हमें स्टडी करने की जरूरत नहीं है बिकॉज RBI तो हम बहुत डिटेल में ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने सेबी नहीं करा हुआ है, IRDA नहीं करा हुआ है और PFRDA नहीं करा हुआ है। तो आपके नोट्स में RBI तो नहीं होगा, इसमें RBI पिछले नोट्स में हो चुका है, पर IRDA आपको IRDA मिल जाएगा, सेबी मिल जाएगा, PFRDA मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपने नोट्स में से इन फाइनेंशियल रेगुलेटर्स कब, ये फाइनेंशियल रेगुलेटर्स कब बने थे, क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, और इनके फंक्शंस क्या क्या हैं, ये आपने अपने नोट्स में से जरूर पढ़ना है क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑलराइट, क्लियर, ठीक है। चलो फिर इसी के साथ हमारा फाइनेंशियल मार्केट का टॉपिक पूरा खत्म होता है एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।